हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रंजन हियर। फॉर्मूलेटर के ऑनलाइन लेक्चर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, बिहार बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है और फॉर्मूलेटर इसके लिए बहुत डेडिकेटेड है। इसी सिलसिले में फॉर्मूलेटर लेके आया है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज, जिसमें ना केवल प्रीवियस असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे, बल्कि हम वैसे सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे जो इंजीनियरिंग के से रिलेटेड हो या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उसमें बैठते हों। कहते हैं लर्न फ्रॉम पास्ट एंड इंस्पायर फॉर फ्यूचर। इसी सिलसिले में हम लोग भी इस प्रीवियस ईयर सीरीज के सारे सीरीज को देखेंगे। ना सिर्फ हम इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे, बल्कि इसमें हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चन के पैटर्न की, क्वेश्चन के प्रोपोर्शंस की और टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। तो आज हम लोग इसी सिलसिले में पहला जो सीरीज का पहला पेपर जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे जनरल स्टडीज एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2017 बीपीएससी एई मेंस, जो कि 2019 में हुआ था, इसका पेपर 3। इसको सॉल्व करेंगे। हमारे हाथ में एक ही पेपर है, तो इसमें उस समय 100 क्वेश्चंस आया करते थे जीके में, जीएस सेक्शन में। उस 100 क्वेश्चंस का डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको नोट करेंगे और उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है ये बात करेंगे। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे उससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स होंगे वो सभी हम लोग यहां देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ में क्वेश्चंस होगा, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, इसके बाद इसके सॉल्यूशन पे चर्चा करूंगा। क्वेश्चन पेज बाय पेज आपको सामने फ्लैश होता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन ए स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड इशूड इन इंडिया इज। डेबिट कार्ड, स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड पे जो नंबर ऑफ डिजिट होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है 8, 12, 16 और 20। तो आपको पता होगा, आप डेबिट कार्ड सभी यूज करते हैं, तो डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है वो 12 होता है। इसी तरह अगर आधार कार्ड की बात करें तो उस पे भी जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। पैन कार्ड के बारे में भी जान लेते हैं, तो इसमें 10 होता है। 10 में कैसे कैसे रहता है? 5 सब पहले आपको लेटर रहेंगे, फिर 4 जो रहेंगे वो डिजिट रहेंगे, फिर एक लेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे ये प्रोपोर्शन होता है। तो आ रहा समझ में? तो ये तीनों आप जान लीजिए। आधार कार्ड का में भी एक इंफॉर्मेशन और आप जान सकते हैं जो अभी है, क्योंकि ये पहले इसका जो टैगलाइन था, आप आधार कार्ड अपना खोल के देखेंगे तो किसी किसी में लिखा होगा कि मेरी आधार मेरी पहचान, और किसी में लिखा होगा आम आदमी का अधिकार। तो जो आम आदमी का अधिकार है उसको अब बदल दिया गया है। तो ये जो पुराना था ये हट गया, अब बन गया है मेरा आधार मेरी पहचान। तो अगर अब आपसे पूछे कि अभी टैगलाइन क्या है हमारे आधार कार्ड का, तो अभी टैगलाइन जो है वो ये है, मेरा आधार मेरी पहचान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर्स से। इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या है? तो ये मिसलेनियस पार्ट से है। देखो, पहला क्वेश्चन भी मिसलेनियस पार्ट से था, दूसरा क्वेश्चन भी मिसलेनियस पार्ट से है। तो मिसलेनियस पार्ट से दूसरा क्वेश्चन ये है कि द ऑब्जेक्ट कॉमन टू द फ्लैग्स ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। जापान और बांग्लादेश के फ्लैग में कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन है? मतलब कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दोनों के फ्लैग में मिलता है? ऑप्शन है स्पीयर, शील्ड, गन एंड डिस्क।
तो इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ये हो गया मिसलेनियस पार्ट, मतलब जनरल अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हैं, कभी कभी देखे हैं तो क्या नोटिस किए हैं कहीं पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली हर एस्पिरेंट से अपेक्षा किया जाता है, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, क्योंकि इनका आईक्यू तेज होता है, तो हमारा नोटिस पॉइंट भी तेज होना चाहिए, तो हमसे भी ये आशा किया जाता है। तो अगर अभी हम सारा का तो नहीं दिखा सकते, बट हम आपको सजेस्ट ये करेंगे कि जितने भी आसपास के हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं, उनके आप फ्लैग्स एक बार देख लिया करो। कौन कौन से देखने हैं आपको? नेबरिंग के इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे यूएन का हो गया, रेड क्रॉस का हो गया, डब्ल्यूएचओ का हो गया। तो ये सब के फ्लैग्स आप देख लो एक बार, नेट पे गूगल पे मिल जाता है, एक नजर देख लोगे आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछता है, एक नजर देखोगे थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं बांग्लादेश और जापान की। तो बांग्लादेश और जापान में क्या है कि एक डिस्क होता है ऐसे गोल सा। बांग्लादेश का आप देखोगे तो बड़ा सा ऐसा हरा सा रहेगा, और उसमें एक डिस्क ऐसे रहेगा, चंदा जिसको आप बोल सकते हैं। तो चूंकि ये चंदा इसलिए नहीं बोल रहा है इसको कि चंदा ये वाला बोला जाता है, इसको चंदा बोला जाता है। तो ये हम लोग को चंदा लगता है, बट ये डिस्क है। तो जापान में भी ये डिस्क मिलेगा, बांग्लादेश में भी ये डिस्क मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्क कॉमन है दोनों में। वैसे अगर चंदा की बात आई है तो चंदा में जान लो आप कि बहुत सारे कंट्रीज, स्पेशली जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें आपको चंदा मिलेगा उनके, क्योंकि उनका चंदा जो है पाक सिंबल माना जाता है चांद को, तो इसलिए उनके फ्लैग्स में भी ये चंदा दिखता है। तो लगभग लगभग 9 देशों के ऐसे हैं, 9 देश ऐसे हैं जैसे जिसके फ्लैग पे मून है। एक इससे एक कोटा याद आ गया हमको कि जब इंडिया का चंद्रयान पहुंचा था, तो उस समय हरभजन सिंह का एक ट्वीट आया था। हरभजन सिंह जो फेमस क्रिकेटर हैं, उनका एक ट्वीट आया था कि ऐसे करके कि मून ऑन फ्लैग करके ऐसे कंट्रीज का नाम आया था, दिया हुआ था। और यहाँ दिया था, फिर एक दिया था फ्लैग ऑन मून। फ्लैग ऑन मून में 5 है, जिसमें 5वां इंडिया बना था, ठीक है। फ्लैग ऑन मून मतलब मून पे जिसका झंडा फहराया गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट याच टू सरकम नेविगेट फ्रॉम इंडिया इज। सरकम नेविगेट, देखो क्या है, सरकम नेविगेट। सरकम नेविगेट का मतलब होता है कि पूरे ग्लोब को एक बार घूम जाना, और नेवी से आया है इसमें। नेवी मतलब वाटरवे से पूरे ग्लोब को एक बार घूम जाना। और याच, इसमें एक वर्ड आया है याच। याच होता है नाव जिसपे वो लगा रहता है, पर्दा वाला जो लगा रहता है, जो हवा का डायरेक्शन से पता करता है, तो उसको याच बोलते हैं। नाव जिसमें वो लंबा पर्दा वाला जो लगा रहता है उसको याच बोलते हैं। तो याच का यूज करके, याच से कौन सरकम नेविगेट किया है इंडिया की तरफ से पहली बार, तो ये बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन में है आपके सामने तरंगिनी, तृष्णा, सागर और समुद्रा। तो इसका आंसर है तृष्णा। तृष्णा जो याच थी वो इंडिया की पहली याच थी जिसने पूरा सरकम नेविगेट किया था। तो ये कब किया था? 1985 में। 1985 से 87 के बीच ये किया था, मतलब इसको घूमने में 2 साल लग गए लगभग। तो 1985 में निकला था और 1987 में अपना यह काम पूरा किया था। लेकिन ये याच की बात हो गई। अगर फर्स्ट इंडियन की बात करें तो फर्स्ट इंडियन, अगर सोलो की बात करें, मतलब एक अकेला आदमी, एक अकेला इंडियन जो पहली बार पूरे ग्लोब को सरकमनेविगेट किया, वो थे कैप्टन दिलीप डोंडे। कैप्टन दिलीप डोंडे। इन्होंने 2009-10 के बीच, 2009 से 10 के बीच
सरकम नेविगेट किया था। तो आप इससे सरकम नेविगेट का मतलब समझ गए, याच का मतलब समझ गए। आप दो चीजें और जान लो इसमें कि तृष्णा जो आई थी, आंसर आप जी जान गए कि पहला इंडियन याच कौन है, तृष्णा। कब आई थी, 1985 से 87 के बीच में। ये 1970 की है, 1970 बैच की याच है, मतलब उस समय ये अपना काम करना शुरू की थी। लेकिन 1985-87 के बीच में ये अपना सरकम नेविगेट पूरे वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने किया, तो इंडिया की तरफ से। और इंडिया की आदमी की बात करें, कौन आदमी पहली बार फर्स्ट सोलो मतलब अकेले किया, तो वो थे दिलीप डोंडे, कैप्टन दिलीप डोंडे। कैप्टन क्या बोला जाता है, कैप्टन, एडमिरल, ये सब नेवी में टाइटल्स होते हैं। जैसे आर्मी में कुछ टाइटल्स होते हैं, तो नेवी में आपको टाइटल मिलेंगे कैप्टन, फिर आपको मिलेंगे ऊपर जाओगे तो एडमिरल, ऐसे करके। तो ये 2009 से 10 के बीच में सोलो अकेले पूरा सरकम नेविगेट किए इन्होंने किया। तो ये था तृष्णा के बारे में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर से। फर्स्ट सेकंड आपको मिसलेनियस कॉमन जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन मिला। थर्ड क्वेश्चन मिला आपको हिस्ट्री से, हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी मिसलेनियस का पार्ट है। तो कौन सा रिकॉर्ड, जैसे फर्स्ट, बड़ा, छोटा, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब रिकॉर्ड्स सेक्शंस में गिने जाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में। नंबर 4 क्वेश्चन है करंट अफेयर से। तो चूंकि ये एग्जाम हुआ था 2019 के अगस्त में, 4 से 8 या 10 अगस्त के आसपास हुए थे ये एग्जाम। तो उस समय 2019 में हुए थे, तो ऑब्वियस है कि ये करंट अफेयर जो होगा वो 2018-19 के स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ का या फिर 2018 का होगा। तो मैक्सिमम इस सेट में 2018 के सेकेंड हाफ का ही आपको मिलेगा करंट अफेयर। तो उस टाइम के नॉलेज से हमको नहीं मालूम है, मतलब है, लेकिन हमको मतलब क्या है कि इस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ते समय हम अभी के उससे जो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अभी के सिनेरियो में, वो लें इससे। तो क्वेश्चन है, with which country India held 2+2 dialogues in September 2018? अब 2+2 डायलॉग क्या होता है? तो 2+2 डायलॉग पूछा है कि इंडिया किसके साथ सितंबर 2018 में 2+2 डायलॉग किया। तो उस समय किसके साथ किया, डजंट मैटर। अब के लिए अब क्या मैटर करता है कि अभी किसके साथ हुआ और ये है क्या। तो 2+2 डायलॉग जो होता है, पहले डायलॉग जानो। डायलॉग का ये मतलब होता है कि कोई एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट मतलब कंट्री, जो सोवेरियन कंट्री को स्टेट बोलते हैं, अपने जिसकी अपनी गवर्नमेंट हो। ये स्टेट मतलब वो बिहार और झारखंड नहीं, इसको प्रोविंस बोलते हैं। तो डायलॉग, दो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में जब बात करते हैं म्यूचुअल ट्रीटी साइन करने के लिए या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, तो उसको डायलॉग्स बोलते हैं। और यही 2+2 डायलॉग कब हो जाता है, जब दो मिनिस्ट्रीज एक साथ करें। 2 मिनिस्ट्रीज डायलॉग टुगेदर। अब दो में कौन कौन आएगा, अब होम अफेयर्स को मतलब है नहीं दूसरे देश से, तो जो दूसरे देश से डायलॉग कर रहा है मतलब वैसे मिनिस्ट्रीज को मतलब होगा जो दूसरे देश से उसका मतलब हो, जैसे डिफेंस और फॉरेन अफेयर। यही दो मिनिस्ट्रीज होते हैं ना जिसको विदेशों में डील करना होता है। अब खाद्य उत्पादन मंत्री को विदेश से क्या उतना मतलब है डायलॉग करने का, और वो करेगा भी, उसके अगर फील्ड का कोई चीज होगा जो डायलॉग करना होगा तो वो इन्हीं के थ्रू करेगा, फॉरेन अफेयर्स के थ्रू करेगा। तो ये दोनों होते हैं। तो ये प्रचलन आजकल चला है कि दोनों डायलॉग्स एक साथ किए जाते हैं ताकि कॉपरेशन बनाया जा सके। पहले क्या होता था कि फॉरेन अफेयर्स किया तो डिफेंस करने जाता था, तो उसको फिर फॉरेन अफेयर्स से अप्रूवल लेना पड़ता था। तो अब क्या करना है कि दोनों को एक साथ बैठा के कर लो ताकि ज्यादा कॉपरेशन अच्छे से हो पाए। तो ये जो इंडिया की बात करें
तो इंडिया अभी तक कर चुका है किससे किससे? यूएसए से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, अब रिसेंटली किया है रसिया से। रिसेंटली मतलब दिसंबर 2021, अभी जो आए थे पुतिन, तो उनके पहले, उनके 2 दिन पहले वहां के दोनों मिनिस्टर्स आए थे, डिफेंस और फॉरेन, तो उनके साथ हुआ था। इन तीनों के साथ पहले भी कर, तो रसिया के साथ अभी रिसेंटली किया है। अब एक चीज और देख लो, यहां जब तीनों की बात आए तो ये चारों मिला के अभी चाइना के खिलाफ एक, चाइना के खिलाफ कहो या फिर चाइना के से प्रोटेक्शन में कहो, चाइना चूंकि अपना विस्तारवाद नीति फॉलो कर रहा है, पूरे विश्व में अपना जाल बिछा रहा है, सब तरफ अपने एलाइड बना रहे हैं, जहां कहीं एलाइड बना रहा है, कहीं अपने सबऑर्डिनेट बना रहा है। तो उस सिलसिले में इन लोगों को डर हो गया है कि चाइना एक सुपर पावर बन के निकलेगा और चाइना का चूंकि तरीका अच्छा नहीं है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकता है। तो चाइना को चारों तरफ से घेरने के लिए 4 बड़ी बड़ी कंट्रीज आपस में क्वाड सम्मेलन बना, क्वाड बना रही हैं, जिसमें है यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने इंडिया को भी जोड़ रखा क्योंकि बिना इंडिया के ये कंप्लीट ही नहीं होगा। इंडिया के दोनों से, एक साइड पैसिफिक ओशियन है और एक साइड नीचे में इंडियन ओशियन, तो बिना इंडिया के चाइना को घेरना पॉसिबल नहीं है। तो अब इंडिया को भी इन्होंने जोड़ रखा, जोड़ रहे हैं ये लोग, और ये आपस में मिलिट्री बनाने की भी बात कर रहे हैं। चूंकि अभी इंडिया पूरी तरह से इस पे बात नहीं करना चाहता है, क्वाड में तो शामिल है इंडिया, बट मिलिट्री, एक कॉमन मिलिट्री तैयार करने में अभी उतनी दिलचस्पी इंडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इससे चाइना से एग्रेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये फॉरेन अफेयर्स का चीज़ है, उतनी हम लोग ही जानने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना जानो कि क्वाड बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि क्वाड में कौन कौन मेंबर है, तो क्वाड में है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 हैं क्वाड के मेंबर। तो यहां तक हमने जान लिया। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीडे यूज हैज टाइप्स। 4 टाइप का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, AA, AAA, C और D। ये चारों टाइप बोल रहा है कि किस में मिलता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, बैटरीज एंड बॉन्ड पेपर। तो इसका आंसर है बॉन्ड पेपर। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का चीज़ है, और अगर टेक्निकलिटी से इसको देखा जाए तो बहुत लंबा लग जाएगा इसको जानने में, एक एक चारों को। तो ये बहुत अभी ऐसे नहीं देखेंगे, आप जनरल अवेयरनेस से थोड़ा थोड़ा आसपास में अपने देख लो। तो बॉन्ड पेपर होता है, बॉन्ड पेपर जो होता है हाई क्वालिटी पेपर होता है, हाई क्वालिटी ड्यूरेबल राइटिंग पेपर होता है, मतलब एक तरह से बैंक पेपर की तरह बॉन्ड पेपर होता है। तो उसी के ये टाइप पाए जाते हैं, AA टाइप, AAA टाइप, C टाइप, D टाइप, ये सब बॉन्ड पेपर में टाइप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी उस समय के करंट से रिलेटेड है। क्रिकेट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स से है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग Bangladesh, India and Sri Lanka that marks the Sri Lanka's 70th year of independence is, कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट है जो बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका को मिला के खेला गया और ये श्रीलंका के 70वें इंडिपेंडेंस डे को के उपलक्ष्य में खेला गया। तो ऑप्शन है बसील ओलिवेरिया ट्रॉफी, MJ गोपालन ट्रॉफी, नीदा हास ट्रॉफी, फ्रैंक वोरिल ट्रॉफी। तो इसका आंसर है नीदा हास ट्रॉफी। अब नीदा हास से नीदा हास ट्रॉफी से आपको बहुत चीज याद आ गया होगा। अगर आप थोड़ी सी भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते होंगे तो नीदा हास ट्रॉफी बहुत मेमोरेबल है इंडिया के लिए और स्पेशली दिनेश कार्तिक के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा था जिसमें लास्ट 2 ओवर्स में अच्छे खासे रन मारने थे। मेरे ख्याल से 21 और 12 33 रन मारने थे लास्ट 2 में, नहीं आई थिंक 22 था यार शायद, ऐसे 34 रन मारने थे। तो रुबेल हुसैन के ओवर में 22 रन और सौम्य सरकार के ओवर में 12 रन मार के अकेले जिताया था इन्होंने
किसने? दिनेश कार्तिक जी ने। दिनेश कार्तिक ने इसको 34 रन मार के अकेले जीता दिया था इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत हाई स्ट्राइक रहा, वो भी सिर्फ 8 बॉल पे मारे थे, 8 बॉल या 9 बॉल पे मारा था उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निधास ट्रॉफी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्रिकेट के कुछ, वैसे हम अगर जब स्पोर्ट्स की इस पे जब जीके सेक्शन में स्पोर्ट्स करेंगे तो स्पोर्ट्स वाले दिन हम लोग सारे इंपॉर्टेंट गेम्स के, सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के सब इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज की बात कर लेंगे। तो फिलहाल अभी उतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, उस दिन सारा बात करेंगे। इससे ये पता चलता है कि आप को ये ध्यान रखना है कि कौन से गेम्स में कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, यह हमें देख लेना चाहिए। कौन सी ट्रॉफीज जनरली किसके बीच खेले जाती है, जैसे क्रिकेट की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी इंडिया के स्टेट्स के बीच खेली जाती है, निधास ट्रॉफी पता चल गया। फिर होता है एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो ये सब कुछ कुछ हैं जो जिसके बारे में आपको कॉमन नॉलेज हम लोग होना चाहिए, कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज माउंटेन मैन फॉर कार्विंग ए 110 मीटर 110 मीटर 110 मीटर लॉन्ग रोड थ्रू द गेहियोर हिल इन बिहार। इतना जानने की, पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी क्वेश्चन में। माउंटेन मैन सीधे बोला तो माउंटेन मैन से आंसर हो गया दशरथ मांझी। गया के क्षेत्र में, गया में गेहियोर हिल है जहां पे दशरथ मांझी जी ने अपने गांव का रास्ता शहर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक पहाड़ आता था, तो बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो उनकी वाइफ का एक बार डेथ हुआ था, ये लंबी कहानी है। उनकी वाइफ का डेथ हो गया था, वो पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने जीत ठान लिया कि इस पहाड़ को तोड़ के हम रास्ता बनाएंगे। तो वो 110 मीटर लंबा पहाड़ को तोड़ के अकेले काट के रास्ता बना दिया था। तो उनका नाम है दशरथ मांझी और इन पे मूवी भी बनी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के उन लीड एक्टर में है। और ये मूवी का नाम था माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन। तो माउंटेन मैन ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? दशरथ मांझी को। 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस टेक्स इट्स नेम फ्रॉम ए प्लेस इन मलेशिया। कौन सा वायरस है जिसका नाम मलेशिया के एक प्लेस से लिया गया है? तो मलेशिया का एक प्लेस से लिया गया है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहां पे, निपाह, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन क्या क्या है? निपाह, इबोला, इन्फ्लुएंजा और HIV। HIV के बारे में आप जानते हैं, HIV वायरस एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक होता है इबोला, एक निपाह। तो इन्फ्लुएंजा और HIV के बारे में टेक्निकल नॉलेज ही होना चाहिए और ज्यादा जीके का नॉलेज उसमें नहीं है। इन दोनों के बारे में, जो इबोला और निपाह बचा, इन दोनों के बारे में जीके का नॉलेज ये है कि सबसे पहले ये मलेशिया में निपाह वायरस जो है सबसे पहले मलेशिया के एक निपाह विलेज में इसका केस मिला था। निपाह विलेज में इसका केस मिला था, पिग में मिला था और फिर ह्यूमन में मिला था। ठीक है, पहले ये पिग में मिला था, फिर ह्यूमन में मिला था। ये बात है 1999 की। 1999 के आसपास निपाह वायरस जो पहली बार मिला था, और चूंकि ये निपाह विलेज में सबसे पहले मिला था इसलिए उसका नाम निपाह वायरस पड़ा। इंडिया में जब पहली बार आया था तो ये केरला से एंटर किया था इंडिया में। ठीक है, इसी तरह इबोला है एक, इबोला ये एक वायरल फीवर है, वायरल फीवर क्रिएट करता है। ये पहली बार कहां मिला था? तो ये पहली बार इबोला रिवर के आसपास मिला था, इसीलिए इसका नाम इबोला है। अब इबोला रिवर कहां है? तो इबोला रिवर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब कांगो कहां है? तो
तो कांगो है अफ्रीका, अफ्रीका की एक कंट्री है कांगो। कांगो अलग कंट्री है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग कंट्री है। अफ्रीका कंटिनेंट में ये कंट्री पाई जाती है। कंट्री में इबोला रिवर है और इबोला रिवर के आसपास के इलाकों में ही ये वायरस का पहला केस मिला था, वहीं से ये शुरू हुआ था। ये हुआ था 1976 के आसपास, ये था 1976 के आसपास और ये था 1990 के आसपास। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि मलेशिया के कौन से प्लेस से लिया गया है किसको, तो मलेशिया के प्लेस से किसको लिया गया है, निपाह को, और ये था इबोला रिवर कांगो से लिया गया है इसको। नेक्स्ट नंबर 9, द नेम ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन होल्डिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बी इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज पीएम ऑफ नेशन। ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी एच.डी. देवगौड़ा। आई थिंक इस क्वेश्चन को डील करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इस पॉलिटी के सेक्शन में जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन में प्राइम मिनिस्टर जब हमने चर्चा किया था तो उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा किया था, कब आए, कैसे आए और क्या क्या स्पेशल्स उनके पास थे। तो उसमें हमने ये चर्चा किया था इस क्वेश्चन को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप YouTube चैनल पे जाइए, फॉर्मुलेटर 2.0, जिस चैनल पे अभी देख रहे हैं आप, फॉर्मुलेटर 2.0 पे जाइए, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन टॉपिक से एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप इस को जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल, बहुत अच्छे तरीके से हमने वहां पे कर रखा है। यहां आंसर है, फिर से थोड़ा सा डील कर लेते हैं। ये आंसर है इसका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो पहली बार 81 इयर्स के एज में इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि 81 वर्ष में कोई भी आदमी कहीं किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर पहली बार नहीं बना। पहली बार बन के अगर दूसरी बार री इलेक्ट हो रहा है तो वो 81 वर्ष पहुंचा है उन लोगों का, लेकिन पहली बार में ही 81 वर्ष लग जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये थे मोरारजी देसाई, इंडिया के 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन एशियन गेम्स। ये भी 2018 की बात है, जब एशियन गेम्स हो रही थी तो उस समय पहली वुमेन रेसलर जो बनी थी इंडिया की, वो गोल्ड मेडल जीती थी एशियन गेम्स में। उससे पहले कभी वुमेन रेसलर कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो ये ऑप्शन दिया गया आपके सामने, साक्षी मलिक, बबीता कुमारी, विनीस फोगाट और कविता देवी। तो इसका आंसर है विनीस फोगाट। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनीस फोगाट, ये सब बहनें हैं, फोगाट सिस्टर्स बोला जाता है इनको। तो विनीस फोगाट ने 2018 में जीता था। गीता फोगाट 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीत चुकी है। उन पे एक मूवी भी बनी थी, दंगल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन रेलवे has been running daily special trains in Mumbai since June 2018 to collect। ये भी करंट अफेयर है जून 2018 का। तो ये स्पेशली मुंबई रीजन में स्पेशल एक ट्रेन चलाया गया था। तो पूछ रहा है कि वो ट्रेन क्या कलेक्ट करने के लिए स्पेशली चलाया गया था। तो ऑप्शन है गार्बेज, लंच बॉक्स, मिल्क, लेफ्ट ओवर फूड्स। तो ये इसका आंसर है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए चलाया गया था। और इससे ज्यादा इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आता है कि अभी के सिनेरियो में रेलवे क्या क्या नया कर रही है, कौन सी स्पेशल ट्रेन कहीं पे चला है। जैसे अभी किसान वाला बहुत सारा ट्रेन चल रहा है, किसान स्पेशल ट्रेन, जो पहला किसान स्पेशल ट्रेन चला था, मतलब किसान स्पेशल करने का मतलब किसान को ढोने के लिए नहीं, किसान के उत्पादों को जल्दी से जल्दी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाने के लिए चला था। तो सबसे पहले बिहार के दानापुर से महाराष्ट्र में कोई एक जगह है, वहां तक चलाया गया था। और अभी तो और भी ढेर सारे किसान सो आ गए, तो पहला वो था। इसी तरह से और भी कई हैं, जैसे मध्य प्रदेश के एरिया में पहली बार सबसे लंबा
मालगाड़ी चलाया गया, 6 मालगाड़ियों को जोड़ के एक साथ। तो इस टाइप के कुछ कुछ नए रिकॉर्ड्स हैं जो रेलवे की तरफ से आती हैं। तो ये सब अभी आप अभी के करंट अफेयर्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हम लोग भी इसकी बात करेंगे आने वाली सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन संडे। तो देखो यहाँ चार फेस्टिवल्स की बात हो रही है, नौरूज, ईस्टर और होला मोहल्ला और गुड़ी पड़वा। तो नौरोज जो है पहला वाला, वो है नौरोज जो है वो ईरानियन न्यू ईयर को नौरोज बोला जाता है। ईरान के लोग अपना न्यू ईयर जो मनाते हैं वो उसको नौरोज बोलते हैं। न्यू ईयर जो 1 जनवरी है ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, मतलब ईसाइयों का। हमारा न्यू ईयर हिंदुओं का चैत से शुरू होता है, मतलब होली के बाद न्यू ईयर शुरू होता है इंडियन पंचांग के अनुसार। तो उसी तरह ईरान का भी अपना न्यू ईयर है, ये नौरोज के नाम से जाना जाता है। ये जेनरली अगर अपने इस वाले का कैलेंडर के ग्रेगोरियन के कैलेंडर से बात करें अगर, तो 21 मार्च की अकॉर्डिंग पड़ता है, 21 मार्च के अबाउट पड़ता है ये ईरान का न्यू ईयर है। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि संडे को ही आएगा, 21 मार्च को जनरली पड़ता है, तो ये संडे मस्ट नहीं है। दूसरा है इसमें ईस्टर। ईस्टर जो है वो ईसाइयों का एक पर्व है और ये मस्ट है कि संडे को ही पड़ेगा, संडे को ही मनाया जाता है। अब ये है क्या, तो रिसरेक्शन ऑफ जेजस, उन लोगों के जो जेजस थे, उन लोगों के जो जीसस थे वो उनको ऐसा उन लोग मानते हैं कि डेथ के बाद फिर से जन्म लेंगे। जो उनका जैसे उनको जो जीसस को टांग दिया गया था तो मर गए, तो उन लोग ऐसा मानता है कि 2-3 दिन बाद जीसस फिर से आए, जिंदा होके फिर से वापस से आए, तो इसीलिए वो भगवान उसके बाद बन गए। क्योंकि जो मरने के बाद वापस आ जाए वो भगवान ही होता है, तो उसके बाद उन्होंने भगवान उनको मान लिया था। तो उस समय वो ऐसा माना जाता है। तो इस डेट को वो लोग मानते हैं संडे को ही ये वापस आए थे। तो ये हमेशा जब भी मनता है तो ईस्टर संडे को मनता है। तो ईस्टर हो गया किसका, ईसाइयों का। इससे इस क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन आपको मिली कि ईस्टर ईसाइयों का है, नौरोज जो है वो ईरान से मिला है, ईरान का न्यू ईयर है। अब जब आंसर तो मिल ही गया क्वेश्चन का कि ईस्टर होगा इसका, बाकी 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं, होला मोहल्ला और गुड़ी पड़वा। होला मोहल्ला जो है वो इंडिया का है। अब ये है क्या, एक तरह से होली ही है किसका, सिख लोगों का। सिख लोगों का जेनरली हिंदू लोग का जो होली है उसके 2 दिन बाद आता है, बट कभी कभी ये होली से कॉन्साइड भी कर जाता है। ये 3 डे फेस्टिवल होता है इन लोगों का, 3 दिन का चलता है फेस्टिवल होला मोहल्ला, सिख लोगों का ये स्पेशल है। ठीक है, अब एक बताया गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा क्या है, तो मराठी लोगों का, मराठी या फिर कोंकणी, कोंकणी किसको बोलते हैं, महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न कोस्ट है ये जो ऐसे बनता है, तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ये कर्नाटका हो गया। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसको कोंकण एरिया बोलते हैं, कोंकण। तो कोंकण वाला एरिया जो है, तो कोंकणी या फिर मराठी लोगों का न्यू ईयर माना जाता है इसको, गुड़ी पड़वा को। ठीक है, 2022 में अलग अलग डेट को पड़ता है, तो 2022 में ये 2 अप्रैल को पड़ रहा है। ठीक है, 2022 की बात करें तो 2 अप्रैल को। तो अभी आप यहाँ से कितना इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल गया आपको। चारों फेस्टिवल्स के बारे में जान गए। ईस्टर ईसाइयों का है, नौरूज ईरान का है, होली मोहल्ला 3 डे फेस्टिवल होता है। होली के बाद सिख लोगों का है इंडिया में भी किसका है, सिख का, पता चल गया। कोंकण एरिया पता चल गया आपको, कोंकण एरिया का, कोंकण का मराठियों का न्यू ईयर क्या होता है, गुड़ी पड़वा। और ये इस बार 2022 में 2 अप्रैल को पड़ रहा है ये न्यू ईयर। इतना सारा क्वेश्चन मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया इस क्वेश्चन से।
अब इसके पैटर्न पे देख लें तो ये क्या है, नॉर्मल अवेयरनेस से है। अगर आपको कहीं न्यूज में देखने को मिला है तो आप जानेंगे इसके बारे में, या फिर कहीं अगर एक जगह कलेक्टिव फेस्टिवल्स की चर्चा हुई है तो आप इसके बारे में जानेंगे। कहीं न्यूज़ वगैरह में या फिर मूवीज़ में भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स डिस्कस होते हैं किसी खास एरियाज़ के, तो वहाँ से आप जानेंगे। तो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें आपको ज़्यादा अभी तक मिली होंगी, सिर्फ 12 क्वेश्चन में ही आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा मिली होंगी। तो इंजीनियरिंग के जितने भी अभी अभी तो 12 ही पहुंचे, अभी 100 जाएंगे। आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें साइंस क्वेश्चंस, साइंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले इस टाइप के ओरिएंटेशन की तरफ, मतलब साइंस टेक की तरफ झुके हुए जितने क्वेश्चंस हैं, ये या तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे या फिर स्टैटिक नॉलेज से रिलेटेड होंगे, बट साइंस टेक की तरफ झुके हुए सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैक्सिमम, या फिर जनरल अवेयरनेस से। आ रहा समझ में? कहने का मतलब ये है, ये दोनों पॉइंट बताने का आपको ये मतलब था कि ये दोनों पॉइंट जो है वो ये बताता है कि इंजीनियरिंग के लड़कों के लिए जो जीएस का पेपर आता है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं आता है। आपको ओवरव्यूज हर जगह से लेना होता है। जनरली जनरल अवेयरनेस कितना आपका है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो इसी टाइप के पेपर एनालिसिस करके हम लोग यहाँ भी बात करेंगे, और इसके जो टॉपिक्स होंगे वो हम अपने सीरीज में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो डिटेल हम लोग अपना एक प्रोग्राम चला ही रहे हैं जी इंजीनियरिंग के जीएस के लिए, जिसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं, डिटेल्स अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। वो ना सिर्फ बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर बल्कि इंजीनियरिंग के और भी जितने एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी जेई, अदर स्टेट पीसीएस के, सॉरी अदर स्टेट के इंजीनियरिंग के एग्जाम्स, या फिर किसी पीएसयू के एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम, तो उस सारे में ये जीएस काम आएंगे। हम बहुत अच्छी हमारी टीम है और हम वहाँ से बहुत अच्छा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्लान देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे जुड़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जोड़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ला सकें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ओन 3 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है? तो नोबेल प्राइज जो टॉपिक है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो अपने आप में एक चैप्टर बोल लो इसको जीएस का। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें देखो कितना पार्ट आ जाता है। इसको इंट्रोडक्शन लेना होता है, इंट्रोडक्शन के बाद इसका हिस्ट्री के बाद कितने फील्ड में मिलते हैं इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद कितने रेसिपेंट हुए हैं, सबका तो नहीं जान सकते लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रेसिपेंट में भी जो इंडिया से रिलेटेड हैं उनके बारे में जान सकते हैं, या फिर साइंस ओरिएंटेड जो रेसिपेंट हुए हैं उनके बारे में जान सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं तो उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है जिसको हम लोग अलग से स्पेशली डील करेंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डीप हम यहाँ नहीं बताएंगे। वैसे भी इस 100 क्वेश्चन के सीरीज में आपको 2-3 क्वेश्चन नोबेल प्राइज से मिल जाएगा, तो सबको कलेक्ट करके एक साथ हम लोग एक सीरीज इस पे स्पेशल बनाएंगे। बल्कि ना सिर्फ नोबेल बल्कि अवार्ड्स का ही एक स्पेशल सीरीज है हमारे चैनल पे, और फॉर्मूलेटर के कोर्स में भी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है, ताकि कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको वहाँ पता चल जाए, कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्ट के साथ। जरूरत पड़ी तो इसके लिए स्पेशल सीरीज फिर से लाया जाएगा करंट को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है रेड क्रॉस। ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो 3 बार जीत चुका है, अलग अलग सीरीज में 3 बार नोबेल का पीस प्राइज जीत चुका है। नोबेल का अलग अलग ढेर सारा कैटेगरी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस है पीस, तो पीस प्राइज 3 बार रेड क्रॉस को मिल चुका है। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिया में गांधी जी 5 बार नॉमिनेट हुए थे बट एक भी बार जीत नहीं पाए थे। वो उसका रीजन है, जब नोबेल सीरीज हम लोग करेंगे तो उस समय डिटेल में उसका बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिटी वोटेड एज, जो सिटी voted as cleanest city of India in 2017 and 18 according to Swachh Sarvekshan. A survey done under the Swachh Bharat mission is. तो अब ये बोल रहा है कि 2017 और 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था इंडिया का, वो उसमें कौन टॉप पे सिटी रहा था, ये पूछ रहा है। तो चूंकि हमें 2017 और 2018 से मतलब है नहीं, हमें आज का मतलब है, तो हम इस क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन जानेंगे, ये इंफॉर्मेशन जानेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, अभी कैसे चल रहा है, कब से शुरू हुआ था, और करंट का रिपोर्ट इसका क्या है। तो देखो, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देश में अभी क्या चल रहा है, योजनाएं क्या हैं, कौन से इंडेक्स, स्पेशली इसको बोलेंगे कि इंडेक्स से सेक्शन का ये क्वेश्चन है। तो हम भी जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें इंडेक्सेस का ध्यान देंगे, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों इंडेक्सेस पे बात करेंगे। तो चलो इसमें स्पेशली पहले स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में जान लें। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो था, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो पहली बार, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो पहली बार 2016 में शुरू किया गया था। तो अब देख लो 2017, 18, 19, 20 और 21, 3, ये छठा हो गया, 6th एडिशन चल रहा है अभी। ये है क्या, तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो इंडिया के जितने भी सिटी हैं उनमें एक सर्वे किया जाता है कि कौन सा सिटी ज़्यादा स्वच्छ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये योजना आया था, ये सर्वेक्षण लाया गया था। तो कौन ज़्यादा स्वच्छ है उसके इंडेक्स देखे जाते हैं। तो हर साल एक रिपोर्ट आता है, उसमें 2 अलग अलग कैटेगरी भी बनाया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कैटेगरी अलग होते हैं, 1 लाख से छोटे पॉपुलेशन मतलब छोटे शहर अलग रखे जाते हैं। तो पहले ये शहर के लिए शुरू हुआ था, इस बार ये फेज 2 शुरू होने वाला है, तो उसमें गांव के लिए भी शुरू हुआ। तो अगर अर्बन एरिया की बात करें, शहर वाले, तो ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करता है। और रूरल वाला जो आया है अभी, वो आपको लग रहा होगा कि रूरल डिपार्टमेंट करता होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जल शक्ति मंत्रालय करता है। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है ये इसका संचालन, ये रूरल वाला सर्वेक्षण जो है वो करता है। तो अभी चूंकि इस क्वेश्चन में अर्बन की बात आई है, तो अर्बन के बारे में जान लेते हैं। अर्बन में 1 लाख से, अभी 2021 का रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, पहले का नहीं, ये 17-18 वाले में नहीं जानेंगे हम लोग, अभी जानेंगे 2021 के बारे में। तो 2021 वाले में 2 कैटेगरी रखा गया था, 1 लाख से कम का कैटेगरी। तो 1 लाख से कम के कैटेगरी में जो था वो महाराष्ट्र के 3 शहर जो थे वो टॉप पे थे। तो पहला कौन था, फर्स्ट पे था वीटा, सेकंड पे था लोनावला, और थर्ड था सासवड। वीटा, लोनावला और सासवड, ये 1 लाख से कम वाले में हो गए। अब 1 लाख से ज्यादा वाले में फर्स्ट पे रहेगा इंदौर। ये देखो, ये नहीं बदलने वाला है, ये लगातार 4 साल से इंदौर टॉप पे है। ये जो क्वेश्चन आपको मिला है 17-18 का पूछ रहा है, तो 17 और 18 दोनों में भी इंदौर ही टॉप पे रहा था। तो उसी समय से इंदौर टॉप पे है। आज भी आपको भी नेट पे जो खोल के देखोगे इंदौर शहर के बारे में, तो वहाँ पे इंदौर शहर जो है बहुत ही स्वच्छ है। वहाँ पे यहाँ तक कि आप फुटपाथ पे भी बैठ के आराम से खाना खा सकते हो, इतना स्वच्छ है। बहुत अच्छा वहाँ पे मेंटेनेंस किया गया है, और लोगों का भी सहभागिता उसमें है, लोग उसमें भी सहयोग करते हैं। सहयोग किस हिसाब से, मतलब गंदगी नहीं फैलाते हैं, ध्यान रखते हैं उसका। और ये लोगों से याद आया, तो आप ध्यान रख लो कि इसका सिलेक्शन भी, ये जो होता है ये सिलेक्शन, ये वहाँ के लोग ही उसको वोट करते हैं कि कितना कैसा होना चाहिए, मतलब कितना वोट देते हैं वो, कितना आउट ऑफ 10 क्या मार्क्स देते हैं,
सैनिटेशन में क्या देते हैं, क्लीननेस में क्या देते हैं, व्यवस्था जो होता है जैसे कूड़ेदान कहीं पे है कि नहीं, ये सब व्यवस्था जो है वो उसमें क्या देते हैं, नगर पालिका को क्या देते हैं, प्रशासन को क्या देते हैं, तो ये सब उसमें कैटेगरी बांटी गई है, उसमें वोट देते हैं, वहीं के लोग वोट देते हैं, उससे ये बनता है। तो इसमें बिहार का दुख की बात है कि बिहार का एक भी नाम नहीं है दूर दूर तक। तो चलो अभी हम लोग बात कर रहे थे 1 लाख से ज़्यादा मतलब बड़े पॉपुलेशन वाले में, तो फर्स्ट है इंदौर, सेकंड है सूरत और थर्ड है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, ठीक है। तो ये 3 जो है वो टॉप पे हैं। अब ये हुआ सिटी का। कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी बनाए गए थे जिसमें जाना गया है। तो बेस्ट गंगा सिटी मतलब गंगा के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक आया था बेस्ट गंगा टाउन, मतलब गंगा के किनारे जो जो टाउन बसा हुआ है यहाँ पे, टाउन या सिटी, उसका स्पेशल कैटेगरी बनाया गया। तो इसमें आया था वाराणसी, ठीक है, इसमें वाराणसी टॉप पे रहा था, मतलब ये सबसे ज्यादा साफ माना गया था। अब स्टेट का भी एक बनाया गया था, तो स्टेट में क्लीनेस्ट स्टेट, ठीक है। अब क्लीनेस्ट स्टेट में 2 कैटेगरी था। एक था वैसा जिसमें 100 अर्बन लोगों 100 अर्बन लोकल बॉडीज हो, मतलब इससे या एक में ज्यादा हो, एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा, ठीक है, एक में कम होगा और एक में ज्यादा होगा। 2 कैटेगरी बनाया गया था। तो ज्यादा वाले में टॉप पे था, इसमें इस कैटेगरी में टॉप पे था छत्तीसगढ़, और इस वाले में मतलब लो वाले में टॉप पे था झारखंड, ठीक है। तो ये सबसे साफ था। ये सरप्राइज हो रहा होगा आपको झारखंड, लेकिन आप झारखंड के शहरों को देखोगे तो वहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा है। तो चूंकि शहरों का सिर्फ हुआ था, और एक और चीज आपको बताया था कि वोटिंग का भी बात होता है, तो वहाँ के लोग हो सकता है कि यहाँ पे अपने पक्ष में ज्यादा वोट दे दी हो। तो ये आपको स्वच्छ सर्वेक्षण, ये किसका रिपोर्ट ये सब मिला आपको, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का रिपोर्ट मिला इस बार का। 22 का भी आया नहीं है, अभी तो शुरू हो रहा है, 21 का आपको रिपोर्ट मिला। तो ये आप जान सकते हो, इतनी चीजें आपको आगे एग्जाम्स में काम आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैलिडिटी पीरियड ऑफ आधार कार्ड इन इंडिया, सॉरी आधार नंबर इन इंडिया इज। फिर से आ गया जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, आपके आसपास जो एवरीडे यूज में है वो चीजें। तो आधार कार्ड का वैलिडिटी, आधार नंबर का जो वैलिडिटी होता है वो लाइफ टाइम होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर और लाइफ टाइम, 4 ऑप्शन थे, तो ये होता है लाइफ टाइम। हाँ एक और चीज, अभी जो हम बातें कर रहे हैं तुरंत हम आप आंसर डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो का लंबा ना हो, तो हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस करके उसके साथ की जो चीजें हैं उस पर ज्यादा टाइम दे पाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आप क्या करना, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करना, वीडियो को पॉज करना, अपने से आंसर सोचना। करंट अफेयर्स के तो नहीं, वो तो पुराने हो गए, लेकिन जो जनरल के क्वेश्चंस हैं उसको पॉज करना, देखना उसमें कि क्या आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा टाइम दो, 10 सेकंड का बने, इसके बाद फिर ऑन करो, फिर आप जो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर आ जाओ। तो ये आप काम करते रहो। 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट इन ईस्ट ऑन अ प्लैनेट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि आप जानते हो अर्थ पे हम लोग रहते हैं, तो अर्थ पे क्या होता है, सन ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में जाके सेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां पे जो सन है वो वेस्ट में राइज करके ईस्ट में सेट करता है। ऐसे कौन से प्लैनेट है, तो ऐसे प्लैनेट है 2, वेनस और यूरेनस, ठीक है। ये 2 प्लैनेट्स हैं। अब ऐसा इनके पास क्यों होता है, ऐसा होता है क्योंकि ये अपोजिट घूमते हैं। अर्थ जो चलता है सेट, सनसेट और सनराइज, ये डिपेंड करता है प्लैनेट के अपने एक्सिस पे घूमने के दिशा से।
तो अर्थ जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसलिए सन जो है ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखता है। अब यही इन दोनों के साथ उल्टा है, ये दोनों वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, तो सन किधर दिखेगा इन लोगों को, वेस्ट से ईस्ट दिखेगा। तो ये दो ऐसे हैं, वेनस और यूरेनस। हिंदी में अगर बात करें तो वेनस हो गया शुक्र जो दूसरा है, मतलब सन से दूसरा, पहला मरकरी, फिर वेनस, बुध और शुक्र दूसरा, और ये लास्ट से दूसरा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इधर से पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा दोनों, या फिर नस नस दोनों में भी लगा हो, ये सब याद कर सकते हो। तो ये शुक्र हो गया और ये हो गया अरुण हिंदी में, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो, इनका सनराइज जो होता है वो वेस्ट में होता है और सेट जो होता है वो ईस्ट में होता है। बाकी हम लोग एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उस समय एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में आपको दिखेगा कि पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, फिर अर्थ के बारे में बात करेंगे, फिर सोलर प्लैनेट, सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे डिटेल में बाकी चीजें चर्चा की जाएंगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, फिर से एक जनरल अवेयरनेस है कि whose memoir is entitled The Man Who Bombed Karachi। नाम क्या लिखा है, नाम लिखने की क्या जरूरत है, आपको तो फ्लैश हो रहा है। द मैन हु बॉम्ब कराची, और इसमें एक मेम्योर है। तो मेम्योर क्या होता है, मेम्योर वो होता है जो खुद से आदमी अपनी कहानी लिखे, अपना इतिहास खुद से आदमी अगर कोई बता रहा है तो उसको मेम्योर बोलते हैं, मेम्योर, ठीक है, उसको मेम्योर बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि द मैन हु बॉम्ब कराची किसने लिखा है, इसकी मेम्योर है। तो इसका आंसर है एस एम नंदा। एस एम नंदा साहब जो है, एस एम नंदा साहब जो है, एडमिरल एस एम नंदा, ये नेवी के बहुत विख्यात और बहुत साहसी स्टाफ थे, जो 1971 में, मतलब 70 से ये चीफ रहे थे, 70 से 1970 से लेके 74 तक चीफ रहे थे नेवी के। तो 1971 का जो पाकिस्तान से वार हुआ था, इनमें इनका बहुत बड़ा रोल है उसमें, और ये उस वार में पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों में अच्छे खासी तबाही मचाई थी इन्होंने, और स्पेशली कराची में। अब कराची का ही क्यों इसका जिक्र है इनके नाम में, क्योंकि ये कराची से ही जन्म लिए थे, कराची लेक में ही जिनका जन्म हुआ था, और उसी के बाद ये बाहर आए थे। तो उसके बाद ये बाहर आए, मतलब बाहर करने मतलब इंडिया में आ गए। तो इंडिया में आने के बाद वो चर्चा किए, इंडिया में आके ज्वाइन किए, और इंडिया में फिर आगे बढ़े, और फिर वापस से कराची के होकर ही कराची पे इनको अटैक करना पड़ा, इसलिए थोड़ा इनका स्पेशल था, और इसलिए इसका नाम बनाया गया द मैन हु बॉम्ब कराची। तो ये था किसका, एस एम नंदा जी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट ऑफ एलोवेरा प्लांट यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड मेडिकल प्लांट्स। देखो साइंस से क्वेश्चन आ गया, साइंस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो 10th लेवल तक का साइंस होता है, वो उससे जनरल साइंस, उससे क्वेश्चन आता है। अच्छे खासे प्रोपोर्शन रहेंगे। 100 में से अगर 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो 100 में से 15 के आसपास साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, 15-16। तो ये एक तरह से देखो तो 15-16% आ गया। अब 50 क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें यही 7 से 8% रहेगा, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, 15 से 16% के आसपास साइंस का ही क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर का भी 15 से 16 क्वेश्चन रहेगा, तो परसेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये सीरीज भी हमें अभी बात करेंगे जब लास्ट हो जाएगा इसमें। तो साइंस का चलो पहला क्वेश्चन मिला, तो पार्ट ऑफ एलोवेरा प्लांट यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड मेडिकल प्लांट। तो ये किसमें है, कौन सा पार्ट जो होता है वो यूज होता है एलोवेरा का मेडिकल में। तो एलोवेरा का जो होता है, आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्ट्स में भी यूज होता है, मतलब ब्यूटी वर्क्स में भी यूज होता है, और मेडिसिन में भी यूज होता है। तो कौन सा पार्ट, तो आपको ये चीज जनरल बताने की जरूरत भी नहीं है, आप आसपास भी देखते होंगे कि उसका जो लीफ होता है ऐसे, उसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं बीच से, और वो वहां से निकालते हैं उसको, उसके बीच वाला पार्ट जो निकालते हैं उसको ब्यूटी स्किन पे यूज करते हैं, या फिर उसी को मेडिसिन में भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा लीफ। इसका आंसर क्या होगा,
लिफ, लिफ, ठीक है। नेक्स्ट 19 number, the first modern life insurance company established in India by Europeans in the year 1818। 1818 में यूरोपियन पहली बार मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाया था इंडिया में। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे अभी LIC है, और भी बहुत सारा सहारा है, ICICI का है, बहुत ढेर सारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है हमारे यहाँ जो अभी काम कर रही है। लेकिन पहली बार मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस जो अभी चल रहा है उसका कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था 1818 में, और यूरोपियंस के द्वारा लाया गया था। तो बोला कि कौन सी कंपनी थी। तो ये देखो बहुत ही ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आप जनरली पढ़ते नहीं हो, हम लोग भी नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता इसको, बहुत पुरानी चीज़ है ये। अगर कहीं दिख गई इक्का दुक्का कहीं पे तो हम जाना जाता है। तो वही अवेयरनेस आपका चेक करता है कि कहीं आप नोटिस किए हो एक जगह, कहीं आप पढ़े हो, तो आप कितना उसको याद रखते हो, नोटिस करते हो। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 5-10% आपको ऐसे ऑड क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए नहीं सबके लिए है। उसी में आपका IQ टेस्ट होगा कि कहीं आपने देखा है या नहीं, अगर याद देखा है तो याद है कि नहीं, बस। अगर नहीं भी बनता है तो ये सबके लिए है, आपके लिए स्पेशल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस ये जान लीजिए आप, ऑप्शन नंबर C है इसका। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो 1818 में पहली बार इंडिया आई थी यूरोपियंस के द्वारा। हमने 19 तक क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 20, फोकल थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 वाज। 2018 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के थीम की बारे में बात कर रहा है। तो हमको 2018 से अब कोई मतलब नहीं है, हम 2022 में भी बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 2018 की कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 21 और 22 की। 22 में आने वाला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और 21 में हो चुका है। जब डे की बात कर रहे हैं तो देखो डे से क्वेश्चन बनता है, कौन सा डे किस दिन पड़ता है, और उसका थीम क्या है, और कौन इस बार होस्ट किया, उसके ओकेजन में कौन सा इवेंट हुआ, ये सब बनता है। तो इस पे भी एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की यहाँ बात हुई है तो इन्वायरमेंट डे पे बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट डे जो है वो 2021 का जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें तो 2021 का होस्ट जो था पाकिस्तान कंट्री को बनाया गया था, और 2022 का जो है वो स्वीडन को बनाया गया, स्वीडन उसको होस्ट करेगा। इसका थीम क्या था? 2021 में थीम था इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, ये 2021 का थीम था, पाकिस्तान जिसको होस्ट किया था, और स्वीडन एक को होस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा 2022 में है? इसका है ओनली वन अर्थ, मतलब पूरे अर्थ को एक साथ मान के इन्वायरमेंट का प्लान बनाया जाएगा। तो इसको एक साथ देखा जाएगा। क्यों ऐसा वर्ड्स क्या है? तो इस वर्ड से ये मतलब निकलता है कि कुछ कुछ वर्ल्ड के एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इन्वायरमेंट का एबंडेंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब इन्वायरमेंट में मतलब फॉरेस्ट का ये सब बहुत कमी है। कुछ कुछ एरिया है जैसे अमेजन जंगल है, वो सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो दोनों जहाँ ज़्यादा हैं वो लोग अपना अलग हिसाब से जीता है, उन लोग बहुत ज़्यादा उसको बर्बाद करता है, अच्छे से जीता है, बहुत अच्छे से यूज करता है उसको, और जहाँ स्कार्सिटी है उनका लाइफ अलग है। तो जो लोग जहाँ पे ज़्यादा है वो लोग जहाँ कम है उनके बारे में नहीं सोचता है। तो यही इस बार देखा गया है कि नहीं भाई, ये इसका इम्पैक्ट पूरे जगह पड़ रहा है। अगर आप अमेजन जंगल में रह रहे हो और अमेजन जंगल की लकड़ियों को बहुत बेतहाशा बर्बाद कर रहे हो, तो उसका असर सिर्फ आप पे नहीं दूसरे पे भी पड़ रहा है। आप दूसरे के बारे में भी सोचो। तो वही बोल रहा है कि ओनली वर्थ अर्थ, मतलब पूरे अर्थ को एक साथ लेके प्लान बनाया जाएगा, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट आगे के स्टेप्स होंगे। तो ये था नंबर 20 क्वेश्चन। अब आप देख लो नंबर 21 में है pH वैल्यू ऑफ फर्टाइल सॉइल इज यूजुअली अराउंड, कितना होता है? तो देखो कुछ कुछ ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, साइंस में भी केमिस्ट्री का। तो pH वैल्यू कुछ कुछ का आप लोग देख लेना, हम लोग भी बात करेंगे साइंस में। स्पेशल कुछ
आता है जिसका पूछता है हमेशा। जैसे ब्लड का पूछेगा तो ब्लड का होता है 7.5, सी वाटर का मतलब समुद्र के जल का, तो समुद्र का जल का 8 होता है। तो देखो 7 से जो ऊपर जाएगा वो बेसिक हो जाएगा, 7 से जो नीचे जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। 7 के आसपास जो रहेगा मतलब 7 से प्लस माइनस 0.1 प्लस दोनों तरफ रहेगा तो वो सबको न्यूट्रल माना जाता है। तो जो नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको न्यूट्रल माना जाता है, बाकी सेपरेट हो जाता है। जैसे वाइन में आप जाओगे, वाइन में मतलब बियर वगैरह जाओगे तो वो मिलेगा एसिडिक नेचर का। जो प्योर रेन होता है, जो वर्षा होता है वो भी 6 का होता है, वो पीएच जो होता है 6 का होता है। तो 6 भी चूंकि एसिडिक ही है, बट एक एसिडिक रेन भी आता है तो उसमें जो होगा वो लेस देन 6 हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक रेन हो जाएगा। फर्टाइल सॉइल का जो बात हो रहा है, फर्टाइल सॉइल का जो पीएच होता है वो 6 से 7 के बीच में वैरी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो और बाकी के बारे में बात कर ही लिए, बियर का 4.5 होगा, कॉफी का 5 होगा, मतलब जो हमको अभी ध्यान आ रहा है वो बता रहे हैं आपको। बाकी इसको डिटेल से हम लोग अभी देखेंगे बाद में। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट हेवी रॉक्स ऑफ लिथोस्फीयर। बोल रहा है कि फॉलोइंग में से किसको हेवी रॉक्स डिनोट किया जाता है लिथोस्फीयर का। सबस्ट्रेटम, सियाल, सीमा और नन ऑफ दिस। तो उससे पहले आप लिथोस्फीयर हम लोग जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में भी अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ में भी अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है। तो देखो अर्थ का ऊपर में होता है एटमॉस्फेयर और नीचे में लिथोस्फेयर, अर्थ सरफेस के। अर्थ का जो अंदर है वो कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो ये अगर अर्थ का एक बार बीच का टुकड़ा निकालें ऐसे, ठीक है, ये सेंटर हो गया, मतलब ऐसा ऐसा ऐसे पूरा है, ऐसे अर्थ होगा तो उसका एक टुकड़ा निकाले हैं। तो शुरू में ऐसे नीचे में ये सॉलिड पार्ट होता है, हार्ड सॉलिड, फिर कुछ दूर तक लिक्विड होता है। ये हम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं अर्थ में कैसे होता है। फिर कुछ दूर तक मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल, ठीक है। अब इसके ऊपर ये पार्ट है वो लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर इसमें भी आता है, मेंटल्स में भी कुछ कुछ आता है। तो ऊपर में मिलता है रॉक, रॉक मिलता है, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। लेकिन लिथोस्फीयर भी जो है वो दो पार्ट में बंटता है, एक ओशियन वाला, ये कंटिनेंटल। अब ये क्या है भाई, तो अर्थ के सरफेस पे आप देखोगे तो कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पे सिर्फ पानी है, कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पे जमीन है, टेरिटरी है। तो जमीन ओशियन जो है वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा, बहुत नीचे तक पानी है, लेकिन उसके नीचे भी फिर मिट्टी मिलता है ना लास्ट में कहीं ना कहीं। तो वहां पे जो लिथोस्फीयर है उसका वहां पे जो ये मिट्टी है, रॉक है, उसका टाइप कुछ और हो जाता है और इसका कुछ टाइप कुछ और हो जाता है। तो इसके नीचे जो लिथोस्फीयर मिलता है, ओसेनिक लिथोस्फीयर जो होता है वो सीमा होता है, और ये इसमें इसको बोलते हैं सियाल। अब ये ऐसा नाम क्यों बना, देख रहे हो ये कैपिटल और एक ही लेटर में दो, एक ही वर्ड में दो कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे एसआई से मतलब है सिलिकॉन, एमए से मतलब है मैग्नीशियम, और एल्युमिनियम से ए से एल से मतलब है एल्युमिनियम, ठीक है। तो एस आई प्लस ए एल मिला के बनेगा कंटिनेंटल वाला लिथोस्फीयर, और एस आई प्लस एम ए मिला के बनेगा ओशियनिक लिथोस्फीयर। आ रहा समझ में। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हेवी रॉक्स डिनोट हेवी रॉक्स ऑफ लिथोस्फीयर। तो हेवी रॉक्स किधर मिलेंगे, हेवी रॉक्स ओशियनिक में नहीं, कंटिनेंटल में मिलते हैं। तो हेवी रॉक्स के किस जो सॉरी हेवी रॉक्स ऑफ लिथोस्फीयर मिलेंगे ओशियनिक वाले में, तो उसका आंसर हो जाएगा सीमा। सीमा इसका हेवी रॉक्स किससे डिनोट किया जाएगा, हेवी रॉक्स जो होते हैं वो मिलते हैं सीमा से, उसको सीमा से डिनोट किया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो हो गया।
ये लिथोस्फीयर के बारे में आपने जान लिए। ये था ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी के थोड़ा सा डिटेल समझ लिए, वैसे ज्योग्राफी की जो हम लोग क्लास में वही बच का बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, स्लाइवा कन्वर्ट्स। स्लाइवा क्या करता है? ऑप्शन है प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड, ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, स्टार्च इंटू माल्टोज, फैट इंटू विटामिन। तो बायोलॉजी के क्लास जो हुए हैं उसमें आप डाइजेशन सिस्टम भी पढ़े होंगे, मिला होगा आपको। नहीं देखे हो तो आप जाओ वीडियोस देखो। तो डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जहां से इंजेक्शन होता है, फिर डिस्क्रीट तक नीचे तक। और अगर बॉडी पार्ट्स के टर्म में बात करें तो माउथ में स्लाइवा से शुरू होता है और लास्ट में लार्ज इंस्टेंटाइन तक उसका डाइजेशन सिस्टम चलता है, काम चलता है, उसके बाद डिस्क्रीट हो जाता है लास्ट में। तो ये पार्ट पहला माउथ में जो होता है वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर पूछता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट, पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पचना माउथ से ही स्टार्ट होता है। माउथ में स्लाइवा, स्लाइवा करता क्या है? तो ये करता है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये जान लो फिलहाल के लिए, बाकी आप वीडियो में डिटेल देखना। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 24, अमेनिया इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो ये इसका भी एक टॉपिक बनेगा, डिजीजेस को। डिजीजेस से क्वेश्चन आएंगे, डिजीज के बारे में जानेंगे कि किससे कॉज होता है, किसका निवारण है, कौन सा बाहरी इंसेक्ट्स के द्वारा ये फैलता है, जो मतलब फैलने वाली बीमारियां उनके लिए, या फिर कौन सी विटामिन की कमी सी होती है, कौन सा इंग्रेडिएंट कम हो जाए हमारे में तो उससे होता है। तो ये सब डिजीज क्या है, एक सेपरेट इसको बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। यहां पे फिलहाल आप जान लो कि अमीनिया जो है, एनीमिया, सॉरी एनीमिया, अनीमिया जो है ये विटामिन B6 एंड B12 से के कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ B6 और B12। B12 से मिल लेता है, कभी कभी B6 से भी होता है, उन दोनों के कमी से भी ये अमीनिया होता है, अनीमिया होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से है। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट स्मॉल बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इन जून 2018 एट गुवाहाटी वाज लॉन्च बाई। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा होता है? उधर सेवन सिस्टर्स, बांग्लादेश के बाद वाला, उसमें सिक्किम भी आता है, तो 8 आ जाता है, सेवन सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर, ऐसे आप काउंट कर सकते हो। तो उसको उस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पहली बार कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खुला था, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कब खुला था? ये 2018 में, 2018 में खुला था। कहां पे? गुवाहाटी में, गुवाहाटी में खुला था। अब गुवाहाटी में जब खुला तो पूछ रहा है कि कौन किया था ये। तो उस समय जो वहाँ के मिनिस्टर थे, अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्व शर्मा, उस समय मिनिस्टर थे वहाँ पे। तो उनके साथ रतन टाटा जी ने मिलकर उस समय खोला था इसको। रतन टाटा जी ने खोला था, कहने का मतलब लॉन्च किया था। तो रतन टाटा जी ने इसको लॉन्च किया था। हेमंता बिस्व शर्मा जो कि उस समय मिनिस्टर थे, अभी चीफ मिनिस्टर हैं असम के, तो इन्होंने मिलके खोला था। तो इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानो, बस ये जानो कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पहली बार नॉर्थ ईस्ट का 2018 में खुला था गुवाहाटी में। नंबर 26, हिल स्टेशन नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। अब देखो ये क्वेश्चन तो है जनरल का भी है, जनरल अवेयरनेस का भी है। जनरल अगर आप जानते हो तो उससे भी पता चलेगा, या फिर ज्योग्राफी में जानते हो तो उसमें भी पता चलेगा। छोटा नागपुर रीजन जो होता है वो इधर का रीजन होता है। ये इंडिया का रफ डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे ऐसे बिहार रहेगा, यहाँ पे ऐसे झारखंड रहेगा, ये ऐसे बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आंध्रा, ऐसे तेलंगाना, मध्य प्रदेश ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है
झारखंड से मिला के झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ पार्ट एमपी का, कुछ पार्ट बिहार का भी, नीचे वाला बिहार को छोड़ ही दो, बिहार बिल्कुल नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया है वो, एमपी, फिर नीचे तेलंगाना तक पहुंचता है, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा। तो ये पार्ट जो होता है ये छोटा नागपुर रीजन कहलाता है। तो छोटा नागपुर रीजन में नेतरहाट जो है, नेतरहाट, नेतरहाट जो है उसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। नेतरहाट जो शहर है उसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। ये हिल स्टेशन है। तो छोटा नागपुर रीजन क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों का प्लेट्यू है एक तरह से, तो छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी, हिल स्टेशन मिलेंगे। रांची भी एक तरह का हिल स्टेशन है। तो इसी तरह से छोटा नेतरहाट भी है, जिसमें नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द कोड नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन इन कारगिल इन 1999। तो अब कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 1999 में, ठीक है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स को बाद में लाया गया था। ऐसे इसका हिस्ट्री आप जानोगे तो कारगिल में पहले उन्होंने किया, हमने थोड़ा दिन वेट किया, उन्होंने मतलब पाकिस्तान ने, हमने थोड़ा दिन वेट किया कि ठीक हो जाएगा, कुछ डायलॉग्स आपस में किए, बातचीत किए, बट उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। तो लास्टली हमको क्या करना पड़ा कि एयरफोर्स को उसमें घुसाना पड़ा, एयरफोर्स का करना पड़ा। तो एयरफोर्स जैसे ही गई, हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया सिचुएशन को और हम उन पे हावी हो गए, उनको हारना पड़ा। तो ये जो फेमस था एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था वो बहुत फेमस था, जिसके द्वारा हम लोगों को जीत मिली थी। तो पूछ रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो उस समय ये नाम था सेफ्ड सागर। सेफ्ड सागर उस समय का नाम था ये, कारगिल में 99 में। इतना जानो आप। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। पुराना क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जैसे कि क्या क्या पहले हुए थे, कैसे हुए थे, कुछ कुछ ये क्वेश्चन कुछ कुछ मिलेंगे आपको ऐसे। 28, विच प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन डिड महात्मा गांधी कॉल एफेक्शनेट एज हिज फिफ्थ सन। कौन से फेमस बिजनेसमैन थे इंडिया के जिनको महात्मा गांधी अपने पांचवें सन के, पांचवें बेटा बोलते थे। अब उन महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। 4 के अलावा एक पांचवें, फिफ्थ सन का दर्जा दिया गया था, वो थे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। अब जमुना लाल बजाज को ही क्यों, तो जमुना लाल बजाज साये की तरह इनके साथ रहते थे और इनकी हर बात मानते थे, बहुत इज्जत करते थे। इनके जो पर्सनल जो वर्क होते थे उसमें भी हम जमुना लाल बजाज हेल्प करते थे। फाइनेंशियली भी इनके इन जो मूवमेंट्स होते थे उसको डील करते थे, जो अपना भी फंडिंग देते थे, बाकी फंड इकट्ठा करना, क्या करना, ये सब भी काम संभालते थे। बहुत स्पेशल आदमी थे जमुना लाल बजाज, स्वतंत्रता के लिहाज से भी और गांधी जी के लिहाज से भी। 29, विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेड। देखो साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो पूछ रहा है कि साउंड का स्पीड कौन सी मीडियम में सबसे ज्यादा होता है, वैक्यूम, एयर, वाटर और स्टील। तो एक वैक्यूम दे रहा है, दूसरा ऑप्शन एयर मतलब गैस का बात कर रहा है, तीसरा ऑप्शन वाटर दिया है मतलब लिक्विड फेज की बात कर रहा है, और चौथा स्टील मतलब सॉलिड फेज की बात कर रहा है। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाता है वैसे वैसे साउंड का स्पीड बढ़ते जाता है। तो आपको फिजिक्स में आप जानते भी होंगे, यहाँ भी हम लोग चर्चा कर दी है कि सॉलिड्स में साउंड का स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे ऐसे बढ़ेंगे सॉलिड्स में बढ़ेगा। कहने का मतलब कि वैक्यूम में सबसे लेस स्पीड रहेगा, गैस में उससे ज्यादा, लिक्विड में उससे ज्यादा और सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड। यही अगर लाइट की बात करें तो लाइट में उल्टा हो जाएगा। लाइट में
उल्टा हो जाएगा। और एक चीज और याद ध्यान रख लो कि साउंड में तो ये वैक्यूम वाला 0 रहता है, मतलब स्पीड होगा ही नहीं, वैक्यूम में साउंड को प्रोपागेट कराया नहीं जा सकता, इसको मीडियम ऑफ प्रोपागेशन चाहिए। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है साउंड, जो कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, तो इसको मीडियम चाहिए। तो वैक्यूम में तो ये प्रोपागेट करेगा ही नहीं, तो मतलब स्पीड कितना हो गया 0। बाकी तीनों में करेगा साउंड प्रोपागेट, और वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। लाइट की बात करें तो वो उल्टा हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, द ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इज। कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो नोबेल पीस प्राइज जिसको मिला है? तो हमने पहले बात कर चुके हैं हम कि नोबेल प्राइज के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो यहाँ बहुत ज्यादा इस पे फिर चर्चा नहीं करेंगे आसपास के। बस आंसर आप जान लो कि जर्मन बैंक जो था वो अकेला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको पीस प्राइज मिला हुआ है। देख रहे हो, इकोनॉमिक्स वाला नहीं, पीस प्राइज। ठीक है, तो जर्मन बैंक था। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द पर्सनालिटी इनिशिएटिंग द हम फिट तो इंडिया फिटनेस चैलेंज इज। ये 2018 में हुआ था, बट ये इसका हम अब इसको जरूरत नहीं है, ये अब आपसे नहीं पूछेगा। बस आप जान लो कि उस समय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राज्यवर्धन राठौर जी, वो उस समय किए थे, तो अब उसका जरूरत नहीं है। हम अब जानेंगे ये इनिशिएटिव जो हो गया है, अब चेंज हो गया है, बदल गया है, फिट इंडिया मूवमेंट अब नया शुरू हो गया है। ये कब हुआ था? 29 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। पीएम मोदी इसको किए थे, खुद इनिशिएट किए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी स्टेडियम में किए थे 2019 में। यही अभी चल रहा है फिट इंडिया मूवमेंट। इसके 2 साल हो गए, 2021 में 2 साल हो गए। कब? 29 अगस्त को 2021 में हो गए 2 साल। अब 29 अगस्त ही देखो बार बार आ रहा है, देखो ध्यान दो। 29 अगस्त क्या था? स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में, नेशनल स्पोर्ट्स डे है इस दिन। ये क्या है? एक और चीज के बारे में, क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है, उसी दिन मनाया जाता है ये स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो इस दिन अब क्या हुआ है कि अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कौन? अनुराग ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया है फिट इंडिया मोबाइल ऐप। ठीक है, इसको फिट ऐप भी बोला जाता है, FIT ऐप भी कभी शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से किया गया, उसको इंदिरा गांधी स्टेडियम किया। तो ये अभी के लिए जान लो, आप पूछ सकता है। तो देखो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, स्पोर्ट्स में भी करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं और करंट अफेयर्स उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन बनते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers is normally required to verify a transaction during the payment using debit card। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है, आधार कार्ड का वैलिडिटी या फिर डेबिट कार्ड में कितने नंबर्स होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हैं जो जनरल अवेयरनेस की चीज है, आसपास की डेली यूज में भी मिलते हैं। तो उसी टाइप से ये है, इसमें कुछ भी डील करने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करते हैं तो हम CVV का जरूरत पड़ता है, जो बैक साइड में CVV नंबर जो होता है 3 अंक का, उसको हम लोग डालते हैं, और तीनों का डालते हैं जब, मतलब डिटेल डालने के बाद CVV नंबर डालना होता है, इसके बाद OTP आता है, तब डालते हैं, तब जाकर पेमेंट होता है। तो ये CVV इसका आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन, इन 2018, देखो ये आ गया फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन, विच इंडिया बोर्न साइंटिस्ट वॉन द फील्ड्स मेडल ऑल्सो नोन एज अ नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसकी बात कर रहा है ये? फील्ड्स मेडल की। और फील्ड मेडल क्या है? तो अब इसी के बारे में जानेंगे, उस समय के कौन जीता, तो इससे तो मतलब है नहीं ज्यादा। हम लोग जानेंगे कि फील्ड मेडल क्या है। मैथमेटिक्स का नोबेल इसको बोला जाता है, फील्ड मेडल को।
ये जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में दिया जाता है। स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन, ये सबको मिला के 4-5 स्टेट को स्कैंडिनेवियन बोला जाता है। जब हम लोग ज्योग्राफी का कंटिनेंट देखेंगे तो उसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी आप ये जानो कि ये जो है, चूंकि आप जानते हो कि फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन या फिर बायो बोलो, ये में मिलता है, बट मैथ में तो नोबेल आपने नहीं सुना है। मैथ में नोबेल आपने नहीं सुना, तो मैथ का नोबेल इसको कंसीडर किया जाता है फील्ड मेडल को। तो फील्ड मेडल को मैथ का नोबेल किया जाता है, या फिर एबल प्राइज एक है वो भी किया जाता है। फील्ड मेडल और एबल प्राइज, इन दोनों को मैथ का नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एबल प्राइज जो है, एबल प्राइज जो है वो नॉर्वे गवर्नमेंट देती है, 2001 से शुरू की है। फील्ड मेडल जो है ये बहुत 90s के 1970s के दशक से ही चलते आ रहा है, ये उस समय से ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में को मैथ का नोबेल प्राइज माना जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक या एक से अधिक मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये किसी को भी मिलता है, ये जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है, बिलो 40 इयर्स के लोगों को मिलता है, सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को ही मिलता है जनरली। वैसे उसी एरिया में रहता है, बट इस बार तो इंडिया को भी मिला 2018 में, तो ये जनरली उसे मिलता है। ये एबल प्राइज सबके लिए है, इससे है, ये भी मैथमेटिक्स का नोबेल है। तो अब ये हो गया इन दोनों के बारे में जानकारियां कुछ। तो इस क्वेश्चन में जो था वो था किसको 2018 में मिला था, तो यही लास्ट इंडियन थे, अभी इसके बाद कुछ को नहीं मिला है। तो अक्षय वेंकटेश जो थे वो 2018 में उनको फील्ड मेडल मिला था इंडिया की तरफ से, इंडियन थे ये। इन व्हाट फील्ड्स, 34 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट फील्ड्स ओनली वन पर्सनालिटी वॉन 2 इंडिविजुअल नोबेल प्राइज। देखो फिर से नोबेल प्राइज की बात आ गई, तो नोबेल प्राइज की बात वहीं करेंगे। यहाँ बस आंसर देख लो, सारे रिकॉर्ड्स की बात नोबेल प्राइज से रिलेटेड वहीं करेंगे। यहाँ आंसर देख लो कि वो पूछ रहा है कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और बिना किसी के साथ शेयर किए हुए। नोबेल प्राइज ऐसे 2 बार 4 लोगों को मिला है, 4 ऐसे पर्सन्स हैं जी जो ट्वाइस नोबेल जीते हैं। ठीक है, बट सिर्फ एक है जिसमें इसमें मैडम क्यूरी का नाम आपने फेमस जानते होंगे, लेकिन सिर्फ एक हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं किए थे। ये जो थे मैडम क्यूरी जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर की थी। इसके बाद एक जो रेडियो एक्टिविटी का जो रेडियो एक्टिविटी में इनको मिला था, तो एक और साइंटिस्ट के साथ इन्होंने शेयर किया था, दोनों लोगों के लिए। लेकिन एक ऐसे पर्सन है जो जिसको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा था और ये अकेले दोनों में जीते थे। ठीक है, तो ये थे लिनस पॉलिंग। पहली बार इनको केमिस्ट्री में मिला था, दूसरी बार इनको पीस में मिला था। सोचो, एक तरफ केमिस्ट्री का प्राइज लिया, दूसरी तरफ पीस के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा। तो केमिस्ट्री वाला तो ऑब्वियस साइंटिस्ट है होंगे, तो साइंटिस्ट मिला होगा, और पीस वाला इनको मिला था न्यूक्लियर वेपन के फील्ड में काम करने के लिए। न्यूक्लियर वेपन के फील्ड में पीस जनरेट करने के लिए काम करने के लिए मिला था। ये मिला था 1962 में और ये मिला था 1954 में। तो लिनस पॉलिंग अकेले ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला इंडिविजुअली, बिना किसी के साथ शेयर किए हुए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ऑफ द इवेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2018 2 इंडियंस competed in the फाइनल फॉर गोल्ड मेडल। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इवेंट था जिसमें कॉमनवेल्थ 2018 का कौन सा ऐसा इवेंट था जिसमें 2 इंडियंस आपस में फाइनल के लिए लड़े थे। फाइनल में मतलब गोल्ड के लिए लड़े थे।
अब फाइनल में दोनों इंडियन ही पहुंच जाए तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए, खुशी की बात है, क्योंकि एक सिल्वर तो पक्का। तो ये था बैडमिंटन में हुआ था वुमेन सिंगल। वुमेन सिंगल बैडमिंटन में ऐसा हुआ था कब? साइना नेहवाल उसमें जीती थी और पीवी सिंधु को हराकर। तो सोचो, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल दोनों एक साथ 2018 में फाइनल में आपस में कंपीट किया था और जिसमें साइना नेहवाल की जीत हुई थी। 36 नंबर क्वेश्चन, द डिजीज कंप्लीटली इरेडिएटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय वैक्सीनेटेड। तो क्या आपको पता है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वर्ल्ड से कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं अभी तक? तो वर्ल्ड से कंप्लीट खत्म होने वाली बीमारियां सिर्फ दो हैं। कौन कौन सी? एक है स्मॉल पॉक्स, दूसरा है रिंडरपेस्ट। स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट, ये ह्यूमन का है डिजीज है और ये कैटल का। ये दोनों कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ये हो चुका है 1980 में ही इसको घोषणा कर दिया गया था, खत्म हो गया। ये 2010 में खत्म हुआ है। ठीक है, तो दो ही सिर्फ ऐसी बीमारियां हैं जो वर्ल्ड में पूरी तरह से खत्म घोषित किया गया है। इरेडिएट का मतलब यही होता है कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, खत्म हो गया, उसके केसेस नहीं मिले। ये इतने आसान नहीं है। ये खत्म होने के बाद भी कुछ साल तक इंतजार किया जाता है कि बहुत साल तक ना आए तब घोषित किया जाता है। जैसे रिंडर पेस्ट 9 साल तक लगातार नहीं आया था, तब जाके 2010 में इसको घोषणा किया गया कि अब ये दुनिया से खत्म हो गया। तो सिर्फ दो ऐसे हैं, स्मॉल पॉक्स और रिंडर पेस्ट, दो ऐसे बीमारियां हैं जो वर्ल्ड से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। कुछ कुछ टारगेट्स भी होते हैं वर्ल्ड के जो अभी आगे आने वाले बीमारियों के लिए हैं कि वो बीमारियां कब कब उनको खत्म की जाएगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी रिसेंट जो है वो टीबी को टारगेट रखा गया है 2025 तक खत्म करने का। ठीक है, बाकी और भी टारगेट्स हैं जो पहले टारगेट्स थे नहीं पूरे हो पाए तो आगे उनको बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 37, द पर्सनालिटी कन्फर्ड विथ द 2017 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2017 में किसको दिया गया? अभी हम लोग 2021 में चल रहे हैं, तो 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2017 की ही क्यों बात करेंगे, उसके आगे की भी बात करेंगे। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है वो इंडियन सिनेमा का फेमस अवार्ड है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के फेमस और काफ़ी बड़े बड़े हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। इसका शुरुआत 69 से हो चुका था। 69 में पहली बार दिया गया था। में पहली बार दिया गया था देविका रानी को। 1969 में कौन सा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार 1969 में। लेट मी चेंज द मार्कर। देविका रानी जी को दिया गया था। देविका रानी जी को फर्स्ट दिया गया था। और अभी 2000 तीनों का देख लेते हैं, 2017, 2018 और 19। अब बोलोगे 19 ही क्यों? क्योंकि अभी घोषणा 2021 में भली हुआ है, लेकिन ये 2019 के लिए ही हुआ है। 2 साल ये भी पीछे चलता है, मतलब चल रहा है अभी। तो 2017 में दिया गया था, जो कि अभी डेथ हो गया इनका।
2018 में अमिताभ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और 2019 में रजनीकांत जी को दिया गया। तो ये तीनों आप लेटेस्ट याद रखो, पूछेगा तो अब ये दोनों पूछेगा, ठीक है। पहली बार जान लिया आप 1969 में शुरू हुआ था, देविका रानी को मिला था पहली बार दादा साहेब फाल्के, इंडिया का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फेमस अवार्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 38, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज साइंटिफिकली नॉट क्लासिफाइड एज ए फिश। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें देखो ऑप्शन है रोहू, कटला, हिल्सा, झींगा। चारों ऑप्शन आप सुना हुआ नाम आपको है, चारों खाते हैं हम लोग, बट झींगा जो है इसमें वो फिश नहीं है, ये क्या है, इंसेक्ट है। आपको देखने से भी लगता होगा इंसेक्ट है, बट हम खाते हैं उसको। इंसेक्ट भी हम खाते हैं, बट फिश की तरह ही खाते हैं, फिश वाला फेनोमेना यूज करते हैं, बट आपको देखने से भी वो इंसेक्ट लगता होगा, और वो आता भी है इंसेक्ट के कैटेगरी में। तो झींगा इज नॉट ए फिश, झींगा इज इंसेक्ट। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ रियल केमिकल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। चार नाम देखो दिख रहे होंगे, आप अगर पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आपको वहां पे दिख रहे होंगे कि ये सब नाम पहले से हैं कि नहीं। तो देखो अफ्रीसियम कहीं मिलता है क्या पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, प्योर एलिमेंट जो खोजा गया अभी तक वो सारे पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक ऑर्डर, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में सजाया हुआ है, यही है पीरियोडिक टेबल मॉडर्न। तो उसमें चार ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चार ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक में अलग अलग एटॉमिक नंबर के अनुसार उसमें एलिमेंट सजाए गए हैं, तो उसमें आप ध्यान देना। नाम से तो ऐसे लग रहे हैं कि हमको ये एफ में ही ध्यान देना चाहिए, एस और पी में तो ऐसे नाम मिलते नहीं है। एफ्रिसियम, एशियम, ऑस्ट्रेलियम और यूरोपियम। देखो नाम कैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये एलिमेंट के नाम नहीं है बल्कि कंटिनेंट के आधार पे उसके सिटीजन्स की बात हो रही है। तो देखो इसमें यूरोपियम जो है वो एफ ब्लॉक में पाया जाता है, वही एकमात्र एलिमेंट है प्योर एलिमेंट, बाकी सब एलिमेंट नहीं है। तो यूरोपियम जो है 63 इसका एटॉमिक नंबर है, और ये कहां पाया जाता है, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में भी दो होता है, ऑक्टेनाइड और लैंथेनाइड, तो लैंथेनाइड है, ठीक है। तो उसमें ये यूरोपियम पाया जाता है। तो ये देखो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी बेसिक केमिस्ट्री 9th क्लास में ये सब पढ़ना है, तो वहां से आपको वो अवेयरनेस चेक कर रहा है कि आप साइंस के जो पहले पढ़े हुए हैं उतने उससे कितने अवेयर हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। अब देखो ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी ये हो गया। तो अब ये ऊपर वाला नहीं बना रहे हैं आपको, चलो लो बना दिए। तो ये हो गया इंडिया रफ डायग्राम, इंडिया का रफ डायग्राम ये हो गया। तो ये तो कोस्ट लाइन है ना उसका, यहां से स्टार्ट होता है। कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन बोलते हैं जिससे जो समुद्र से टच करे। तो ये देखो यहां से ये टच करेगा, ऐसे ये सब समुद्र से टच करेगा यहां तक, ठीक है। इधर नहीं, इधर फिर बांग्लादेश आ जाएगा इसमें, तो बांग्लादेश आ गया, तो ये बांग्लादेश इसको ढक लिया, फिर इधर तो पहाड़ी है हिमालय यहाँ, ठीक है। इधर पाकिस्तान आ गया, तो ये वाला पार्ट जो है, जो डबल लाइन हम बना रहे हैं, ये हो गया कोस्टल लाइन, ठीक है। अरे समझ में, कोस्टल लाइन से 9 स्टेट टच करते हैं। 9 स्टेट्स ऐसे हैं हमारे जो जिसका कोस्टल लाइन बनता है, मतलब जिसके समुद्र तट हैं। जैसे बिहार में भी बात किया होगा बहुत बार कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ना होने का एक बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि यहाँ पे ये लैंडलॉक एरिया है। यहाँ बिहार है तो लैंडलॉक एरिया है, मतलब यहाँ पे समुद्र तट हमारे पास नहीं है, तो हमारा व्यापार आसानी से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकता, और माल लाने और माल ले जाने का सुविधा आसान नहीं है। इसलिए ये
बताया जाता है कि लैंडलॉक एरिया होने के कारण यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश ज़्यादा नहीं है। ये एकमात्र रीजन बताया जाता है, इसको आप बहाना भी कह सकते हो, क्योंकि कुछ लैंडलॉक एरिया भी हैं जैसे हरियाणा जहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज का। खैर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि 9 स्टेट अभी हमारा कोस्टल लैंड बना शेयर करता है, जिसमें सबसे लंबा कोस्टल लैंड गुजरात का है। अब देखो ये छोटा दिख रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे 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 करके इसका बाउंड्री है यहाँ पे। तो सबसे लंबा गुजरात का है। अगर सिर्फ साउथर्न स्टेट में बात करें, मतलब सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया का, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, अभी बात करेंगे ज्योग्राफी में बोलते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश का दूसरा है, तो मतलब फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। और सबसे छोटा बात करें तो देखो गोवा इतना छोटा है कि इसमें दिखता ही नहीं है दूर के मैप पे, दूर से देखोगे। यहाँ महाराष्ट्र ऐसे, यहाँ इतने दूर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, नहीं कर्नाटका और ऊपर केरला नीचे, तो यहाँ आ जाएगा गोवा। तो गोवा जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे, ये इतना छोटा है, छोटा सा उसका कोस्टल लैंड है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं भी दे तो इन 9 स्टेट में सबसे छोटा कोस्टल लैंड किसका है? गोवा का। स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में तो फिर इधर लक्षद्वीप आएगा, इधर अंडमान निकोबार आएगा, तो उनमें कुछ कुछ द्वीप हैं जिसका छोटा हो सकता है। तो स्टेट में ये गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दिया था ऑप्शन में, तो इसमें गोवा होगा। ये स्लाइड भी हो, ये पेज हो गया। अब आ जाते हैं, चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव वर्कड अंडर 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल 2 लोगों का रहा है। सब एक पहले जो थे राधा कृष्णन जी, हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन, और ये 10 साल रहे थे, मतलब 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट और फिर तीसरा टर्म में राष्ट्रपति बने थे। और इसके बाद हामिद अंसारी, ये भी 10 साल रहे थे। तो अब भी देखो बोल रहा है कि 3 प्रेसिडेंट्स के साथ कौन वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। तो 3 प्रेसिडेंट्स के साथ वही वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे जिनका मिनिमम 10 साल रहा हो, क्योंकि 3 प्रेसिडेंट्स 5-5 साल का होगा ना जी टर्म उनका। तो 3 के साथ रहना पड़े के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 1 साल के लिए आना पड़ेगा और इसमें पूरा 5 साल पूरा करना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा। तो मिनिमम 2 टर्म चाहिए इनको, तो ये इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय जो 10 साल ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय पूरे के पूरे दौरान में राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे। तो ये इनके टाइम में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट रहे, राजेंद्र प्रसाद, फिर इसके बाद तो खुद ही प्रेसिडेंट बन गए। तो अब बचता है हामिद अंसारी साहब। ठीक है, हामिद अंसारी जी जो थे वो 17 से रहे, 2017 तक रहे। तो ये 2007 से 2017 तक जब रहे, तो इस दौरान ये 3 प्रेसिडेंट्स के साथ के अंडर में इन्होंने काम किया। 3 प्रेसिडेंट्स इस दौरान ये 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किए, और प्रेसिडेंट थे कौन कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, फिर प्रणब मुखर्जी जी, फिर कोविंद जी। अभी जो कोविंद जी करंट हैं, इनके साथ थोड़ा सा काम किया इन्होंने। ठीक है, होता ऐसे था कि इनका 11 अगस्त से शुरू हुआ था और इनका इलो का कार्यकाल 25 जुलाई से शुरू होता है। होता क्या है, मतलब 25 जुलाई को पिछला वाला छोड़ेगा तो नया वाला आए थे, और ये तीनों से चलते आया है, 3 बार से एकदम सेम डेट को चलते आया है, चेंज नहीं हुआ है, इसलिए 25 जुलाई का ही तीनों का है। तो ये 25 जुलाई को आ चुकी थी, ये 11 अगस्त को आए थे। तो थोड़ा सा इनके साथ ज़्यादा पूरा 5 साल बीता, इनके साथ पूरा 5 साल बीता, और इनके साथ थोड़ा सा बीता। कैसे? ये 25 जुलाई को आए थे, 25 जुलाई 2017 को आए थे, और ये 11 अगस्त 2017 को गए थे छोड़ के। तो थोड़ा दिन इनसे मिला, 11 और 5 16 दिन इनके साथ भी, कोविंद के साथ भी इन्होंने बिता लिया। 3 लोगों के साथ हामिद अंसारी ने
टाइम बिताया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द स्टेट वेयर बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज। तो फर्स्ट टाइम ये बात हो रही है 2018 के करंट अफेयर्स के अनुसार कि पहली बार कौन से स्टेट में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाया। तो उस समय त्रिपुरा ऐसा स्टेट था जिसमें पहली बार गवर्नमेंट बनाया था, बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाया था। अभी हम लोग बात करें तो अभी सारे स्टेट्स की आप देख सकते हो कि कौन से स्टेट्स में किसकी गवर्नमेंट है। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं इसको ऊपर से। ये बना दिया हमने रफ डायग्राम। ये हो गया रफ डायग्राम इंडिया का। ठीक है, इंडिया हो गया ये रफ डायग्राम। टॉप में बात करें ऊपर से तो जम्मू एंड कश्मीर अभी किसी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे यूटी बनाया गया है और किसी को वहाँ पे लेजिस्लेटिव अभी एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। उसके नीचे आ जाओ हिमाचल प्रदेश, ये हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट, पंजाब कांग्रेस गवर्नमेंट, हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट, दिल्ली आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड बीजेपी, यूपी में बीजेपी, बिहार बीजेपी प्लस जेडीयू कंबाइन, वेस्ट बंगाल टीएमसी बोलते हैं ममता बनर्जी की पार्टी को। फिर नीचे आ जाओ एमपी बीजेपी, राजस्थान कांग्रेस, हरियाणा राजस्थान हो गया, दिल्ली बात हो गया, गुजरात बीजेपी, महाराष्ट्र महाआघाड़ी गठबंधन जो लोग का बना था, सीएम है उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का शिवसेना के हैं वो, तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा बीजेपी, कर्नाटका बीजेपी, केरला लेफ्ट का है, लेफ्ट पार्टीज का है केरला। फिर तमिलनाडु में एमके स्टालिन है, डीएमके के पार्टी का नाम है डीएमके, उनकी सरकार है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के वाईआरएस कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में हो गया टीआरएस का सरकार। मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी हैं कि बीजू जनता दल के उधर ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स के हमने बात कर लिए। सिक्किम में बीजेपी लेड गठबंधन की है। असम में बीजेपी है। मेघालय में कॉनराड संगमा की है सरकार। त्रिपुरा में बीजेपी की है। मणिपुर में बीजेपी की है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की है सरकार। नागालैंड में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। मिजोरम में भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। तो हमने सारे पार्टियों की देख ली कहाँ कहाँ किसकी सरकार है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है आपको, ये जनरल पॉलिटिकल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है। तो आपको चीफ मिनिस्टर्स आपको सबको देखने हैं, राज्यपाल सबके आपको देखने हैं, और कौन से पार्टीज ऐसे हैं जनरल अवेयरनेस से आपको जानना होता है ये चीजें। नेक्स्ट 43, द यूनिट यूज टू डिस्क्राइब वेट ऑफ डायमंड। डायमंड के वेट के लिए क्या है, देखो यहाँ भी थोड़ा सा अवेयरनेस वाला ही क्वेश्चन है, जनरल आसपास की चीजें से जानने वाली चीजें उसी से क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है तोला, कैरेट, मौंड और मिलीग्राम। देखो आंसर तो कैरेट है, डायमंड जो है कैरेट में नापा जाता है, लेकिन हम बाकी के बारे में भी जान लेंगे। तो तोला, मौंड और मिलीग्राम तीनों वेट का यूनिट है। कैरेट भी वही है, डायमंड का ही वेट का ही है, लेकिन इसमें डायमंड स्पेशली मेजर किया जाता है। तोला जो है वो गोल्ड के लिए जो यूज होता है। माउंड जो होता है वो माउंड इंग्लिश है। ब्रिटिश इंडिया में तोला, माउंड ये सब यूज हुआ था, शुरू हुआ था यूज होना। तो माउंड यूज होता है, इसको अब मन भी बोलते हैं कहीं कहीं। जनरली बंगाल में फेमस हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी में यूज हुआ था वेट यूनिट के लिए माउंड। ठीक है, और मिलीग्राम तो आपको पता ही है, ये ग्राम का 1000वां भाग मिलीग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, द बर्थ प्लेस ऑफ 10th सिख गुरु गोविंद सिंह।
बर्थ प्लेस कहाँ है? इनका बर्थ प्लेस है पटना में। 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, पहले गुरु नानक थे। 10 ऐसे गुरु हुए, उनके बारे में कुछ कुछ है, सबको हिस्ट्री के सेक्शन में आप इसको जानोगे, पढ़ोगे। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। यहाँ का जो पटना साहिब एरिया है वो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ पे, और बहुत सिखों का बहुत अच्छा तीर्थस्थल माना जाता है। सिख लोग हमेशा हर साल आते हैं यहाँ पे, जनवरी के मंथ में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, इन 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया डिफीटेड फॉर द रिकॉर्ड 4th टाइम। इंडिया 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में चौथी बार जीता था, जो कि रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि आज तक कोई भी कंट्री अंडर 19 के वर्ल्ड कप में 4 बार नहीं जीती है। मैक्सिमम 2 बार सब लोग जीता है, इंडिया 4 बार जीता था 2018 तक। अभी हम जिस डेट में बात कर रहे हैं, अभी हम आज आपको फरवरी 2022 में आपसे मिल रहे हैं, तो इस डेट तक 5वीं बार 5th टाइटल भी इंडिया जीत चुका है। तो 5th टाइटल न्यूजीलैंड में हुआ अभी, यश धूल इसके कैप्टन हैं, और अभी हमने इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जीत हासिल की, 5वीं टाइटल जीती हमने। अब 5वीं की बात आ गया, तो 5वीं में कौन कौन से हमने 5 जीते हैं अभी तक? पहला जीता था हमने 2000 में, फिर जीता 2008 में, फिर जीता 2012 में, फिर जीता 2018 में, और फिर जीता 2022 में। ठीक है, ये कैप्टन थे यश धूल के कैप्टनी में। ये जीता पृथ्वी शॉ के कैप्टनसी में। ये जीता उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो हैं अभी रिटायर हो गए हैं इंडिया से, इनको इंडिया में कहीं जगह नहीं मिल रहा था खेलने के लिए, तो ये रिटायर हो गए और अमेरिका का टीम ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। 18 में विराट कोहली की कैप्टनसी में जीता हमने। फाइनल में 8 बार पहुंचे हम लोग। 2000 में जीते थे। 2000 में मोहम्मद कैफ, इसमें हर टीम से बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं। मोहम्मद कैफ के कैप्टनसी में हुआ। फिर 2008 में विराट कोहली, ये 5 जीते हुए हैं। हमने टोटल 8 फाइनल्स खेले हैं। आठ फाइनल्स में 5 बार हम लोगों ने जीत लिया है। ठीक है, तो ये अभी था। तो 2018 की नहीं, अब आप 2022 की जानो। यश धूल के कैप्टनसी में न्यूजीलैंड में हुआ मैच। न्यूजीलैंड में जीता किसने? इंडिया ने। किसको हराया? इंग्लैंड को। ठीक है। 45 नंबर 46, द मैन्युफैक्चरर ऑफ राफेल फाइटर जेट। राफेल फाइटर जेट जो जिसपे बहुत बड़ा विवाद भी बना था, बहुत इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है, उस लिहाज से भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आया है इंडिया में फाइटर जेट का, राफेल, और विवादित था बहुत, इस पर पॉलिटिकल विवाद चला, तो इसलिए भी ये ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो ये जो था उसको पूछ रहा है कि कौन बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया। तो ये था क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन ने इसको बनाया था, और ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, आप इतना जानो, फ्रांस की है दसॉल्ट एविएशन कंपनी। 47, द टर्म यूज्ड फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन हिंदी मीडिया। हिंदी मीडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को 2000 के दशक में, मतलब 2000 से 2010 के दशक में बहुत बार यूज किया गया है, और उसको हिंदी मीडिया उसको यूज करता था। जैसे अभी देखते हो ना, कभी कभी अजीब अजीब सा टाइटल लोग बना देता है हिंदी मीडिया में इंटरेस्टिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये उसी तरह से इन्होंने एक फेमस बन गया कबूतर। कबूतरबाजी, कबूतरबाजी जो वर्ड यूज किया इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, उस समय यूज किया था। तो देखो ये भी एकदम रैंडम क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछा है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको मिलेंगे इसमें सेक्शंस में, जब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। तो ये इससे घबराना नहीं है, ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए है क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन 48, द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट होता है क्या है, पहले ये जानो।
तो ड्वार्फ प्लैनेट होता है वैसा प्लैनेट जो साइज में छोटा हो। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, तो साइज में जो छोटा हो, प्लैनेट की तरह ही सन के ऑर्बिट में चल रहा हो, लेकिन पूरी तरह से प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल ना करता हो। अब कौन कौन से क्राइटेरिया? तो एक कंसिडरेबल साइज होना चाहिए, जो इसके पास नहीं है। दूसरा, प्लैनेट का होता है कि अपने ऑर्बिट में चलेगा तो वो किसी के दूसरे के ऑर्बिट को कट नहीं करेगा, और दूसरे उसके ऑर्बिट में बीच में नहीं आएंगे, वो अपना इंडिविजुअल ऐसे सेपरेट चलते रहेगा। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं होता था। तो ये सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो प्लूटो है। इसी बेस पे प्लूटो को पहले 9 ग्रह थे, 9 प्लैनेट थे, तो प्लूटो भी उसमें 9वां था। लेकिन प्लूटो को बाद में देखा गया कि ये साइज में भी बहुत छोटा है, और इसके रास्ते में भी कुछ और दूसरे पिंड आ जा रहे हैं, ये इंडिविजुअली नहीं चल पा रहा है अपने ऑर्बिट में। तो ये प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो इसको बाद में प्लैनेट से हटा दिया गया। तो अब हमारे पास 8 प्लैनेट हैं और इसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाला गया। ड्वार्फ प्लैनेट बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है। ठीक है, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, द नेम ऑफ बिजनेस ग्रुप कन्फाउंड बाई चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा। जैक मा जो है वो कुछ दिन पहले तक एशिया के सबसे धनी आदमी थे, चाइनीज बिजनेसमैन है। ये पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस ग्रुप इनके द्वारा चलाया जाता है। तो ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, वॉलमार्ट, अलीबाबा। तो आप अगर थोड़े से भी अवेयर होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अलीबाबा ही इसका आंसर होगा। ये देखो, जनरल अवेयरनेस से फिर क्वेश्चन आ गया। तो अलीबाबा जो थे वो जैकमा, इनके जैकमा के बारे में फेमस स्टोरी है कि ये बताते हैं कि हम एक इंटरव्यू में गए थे जहां पे 37 लोग इंटरव्यू दिए थे और 26 लोग इंटरव्यू दिए थे, 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और अकेला जो छटने वाला आदमी था मैं। तो ये ऐसे लोग थे, मतलब उसमें लास्ट नंबर पे आके छटे थे, वैसे थे, और वो आज एशिया के सबसे धनी आदमी बने थे। और फिलहाल नहीं है, अभी तो मुकेश अंबानी जी आ गए, मुकेश अंबानी से भी आगे अब अडानी निकल गए। लेकिन जैकमा चाइनीज बिजनेसमैन है, अलीबाबा के फाउंडर है। अब बाकी के ऑप्शंस हैं, उसको भी देख लो, कुछ ऐसे आपको देखने चाहिए। जनरल अवेयरनेस में जो जनरल यूजेस में जो कंपनीज फेमस हो रही हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए, उनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, या फिर उनके क्या करती है वो, उनके बारे में जानना चाहिए, उसके फाउंडर के बारे में जानना चाहिए। ये सब पूछता है। ये सब आपसे इसलिए पूछता है कि वो आपसे आशा करता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जनरल न्यूज़ से अवेयर हैं। तो इन लोगों के बारे में कभी ना कभी न्यूज़ में कुछ ना कुछ आते रहता है। तो जब भी आएगा तो न्यूज़ का आर्टिकल आप देखे होंगे, तो उसमें कुछ फैक्ट्स के साथ साथ पीछे के फैक्ट्स भी, मतलब करंट न्यूज़ के साथ साथ पीछे के फैक्ट्स भी बताता है वो लोग। तो उसके बारे में वो अलग आशा करते हैं हम स्टूडेंट से कि हम एस्पायरेंट हैं, तो आसपास की दुनिया के बारे में जान रहे हैं। तो उसी सिलसिले में चलो चारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट जो है वो इंडिया की कंपनी है, सचिन बंसल इसके सीईओ हैं, हेड हैं। अमेजन जो है अमेरिका की कंपनी है, जेफ बेजोस इसके हेड हैं। उसी तरह से वॉलमार्ट कौन चलाता है? तो वॉलमार्ट फैमिली है, वो चलाता है। इसके फाउंडर कौन थे? सैम वाल्टन इसके फाउंडर थे, और उन्हीं से वाल्टन से वाल निकाला गया और उससे वॉलमार्ट बना दिया गया। ठीक है। अलीबाबा क्या करती है? तो अलीबाबा भी वही चाइनीज बिजनेसमैन जैकमा की कंपनी है, और ये ऑनलाइन शॉपिंग के फील्ड में काम करती है, जिस तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब काम करती है। वॉलमार्ट भी ऑनलाइन शॉपिंग में ही काम करती है। क्वेश्चन नंबर 50, नेम ऑफ द रिनॉन्ड क्लासिकल डांसर हु बिकम एमपी इन जुलाई 2018। बोल रहा है कि क्लासिकल डांसर कौन से हैं नीचे वाले में जो 2018 के जुलाई में एमपी बन गई। तो ये एमपी, इसका आंसर है सोनल मानसिंह, और ये एमपी बने थे, मतलब ये लेडीज हैं, एमपी बनी थी, ये इलेक्शन लड़के नहीं बल्कि नॉमिनेट किया गया था।
तो अब नॉमिनेट करके इलेक्शन कोई कैसे बनता है, तो वो बनते हैं राज्यसभा में। हमने बात किया था, पॉलिटिकल लेक्चर देखोगे हमारा पार्लियामेंट वाला, तो उसमें हम लोग डिटेल में इसका चर्चा किया था कि राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में, और उस कंपोजिशन में हमने बात किया था कि 12 लोग जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। उन 12 लोगों में वो मंत्रिमंडल के, मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है उसके सलाह पे प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करते हैं। वो 12 मेंबर जो होते हैं डिफरेंट फील्ड से होते हैं, कुछ आर्ट से होते हैं, कुछ लिटरेचर से होते हैं, कुछ सोशल एक्टिविज्म से होते हैं, कुछ स्पेशल किसी किसी फील्ड से होते हैं। तो 12 लोगों को ऐसे नॉमिनेट किया जाता है। तो अभी जो 12 नॉमिनेटेड हैं, एक बार जब एग्जाम से देना, अभी तो अभी बता भी दें तो याद नहीं रहेगा आपको उतना, खैर हम अभी बताएंगे, लेकिन जब एग्जाम्स हो तो उसके सामने आप उसको देख के जाया करो, एक बार देख लिया करो उस समय, या फिर अभी देख लोगे तो थोड़ा शायद आपको याद रहे। आसान भी होता है याद करना, क्योंकि जनरली फेमस जो लोग ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हैं उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है। बताया जैसे मैंने कि आर्ट और सोशल एक्टिविज्म ये सबसे उठाया जाता है, तो ऑब्वियसली चर्चित नेम ही होंगे। तो फिलहाल 12 जो लोग हैं उनका नाम है, उनमें है सोनल मानसिंह डांसर है, मैरी कॉम आपको पता है कौन है, रूपा गांगुली जिन्होंने वो किया था, द्रौपदी का रोल किया था, वो है, रंजन गोगोई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं, सुब्रमण्यम स्वामी पॉलिटिशियंस हैं, फेमस वकील हैं वो हैं, संभाजी चटर्जी छत्रपति संभाजी छत्रपति वो हैं, नरेंद्र जाघव वो हैं, राम सकल जी वो हैं, राकेश सिन्हा जी वो हैं, और सुरेश गोपी जी वो हैं, महेश जेठमलानी ये हैं, और लास्ट स्वपन देशगुप्ता ये हैं। तो 12 लोग अभी नॉमिनेटेड हैं। तो जो फेमस, जो ऊपर वाले 4 थे वो फेमस आपको ध्यान में रह गए होंगे, बाकी के नीचे वाले ये लोग हैं। तो अभी हम 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए, 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चंस के साथ आपके देखा होगा कि कुछ साथ के फैक्ट्स देखे, फैक्ट्स के साथ ये भी एनालाइज किया होगा कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टॉपिक्स पे हमको फोकस करने चाहिए पढ़ने के दौरान। तो अगर हम इसको समराइज करने की थोड़ी सी देखें ध्यान से, तो इसमें इस 50 क्वेश्चंस में आपको मिले होंगे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, मिसलेनियस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब कि सब चीज का मिला जुला असर है। हिस्ट्री से कुछ कम क्वेश्चन मिले हैं, एक सिर्फ महात्मा गांधी का 50 को मिला, तो हिस्ट्री से प्रोपोर्शन थोड़ा कम रहता है। पॉलिटी से थोड़ा सा प्रोपोर्शन अच्छा रहता है, अभी नहीं मिला है। आगे 50 जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी पॉलिटी से 2 मिले, अभी कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलेंगे आगे 50 के क्वेश्चंस में। ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन की, तो वो मिसलेनियस से रहेंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस से, इससे क्वेश्चंस रहेंगे आपके। फिर जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे सबसे ज्यादा, फिर करंट अफेयर्स रहेंगे। ये तीनों सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में रहेंगे। और इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये हुए 50 क्वेश्चंस के एनालिसिस। अभी हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट अगले 50 क्वेश्चंस के एनालिसिस, उसमें भी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस के डिपार्टमेंट्स देखेंगे और उसके क्वेश्चंस के आंसर के साथ उसके साथ वाले कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।